हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं यूनिट 10 और आज का हमारा टॉपिक है गोंड जनजाति। इसके पहले तक जो है हमने यूनिट 10 के जो टॉपिक थे उनमें से पहले सिलेबस देख लेते हैं। शायद मैंने यहाँ पर सिलेबस को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, हालांकि बता देते हैं। सबसे पहले टॉपिक में जो है हमने किया था मध्य प्रदेश की जनजातियों का वितरण किया था। देन उसके बाद में हम जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं उनको किया था। और तीसरे नंबर की क्लास जो है हमारी भील जनजाति को लेकर के हुई थी और चौथे नंबर की आज हमारी क्लास है। तो यह हमारी क्लास जो है चौथे नंबर की क्लास है और आज की क्लास में जो हम करेंगे मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति को विस्तृत तरीके से देखेंगे। मैंने जो है इसमें परीक्षा उपयोगी जो अभी हाल के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, अपना जो है कंटेंट पढ़ने के बाद उन प्रश्नों को भी लगाएंगे, क्या हम वो प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसके बाद जो है आप हर प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। यह एक शॉर्ट नोट है, याद रखिएगा। आप जो है शॉर्ट नोट को बना सकते हैं। आप जानते हैं परीक्षा के समय पर हमारे पास में कंटेंट तो बहुत होता है, बहुत सारी किताबें हम जोड़ के रख लेते हैं, नोट्स होते हैं हमारे पास में, लेकिन एक ऐसे कंटेंट की आवश्यकता होती है उस टाइम पर कि हम परीक्षा के जो है नज़दीक टाइम में 1 से 2 दिन में क्या करें, तुरंत रिवीजन कर लें, क्योंकि परीक्षा के टाइम पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिएगा, परीक्षा के टाइम पर यदि एक बार रिवीजन हो जाए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उस समय के लिए आप ये नोट्स बना करके रखिएगा। साथ ही साथ में ऐसे नोट्स आप जो है 1 से 2 घंटे में क्या कर पाएंगे, 2 से 3 घंटे में जो है आप पूरी यूनिट का नोट्स जो है रिवीजन कर लेंगे। तो चूंकि अभी हमारे पास में पर्याप्त समय है, अभी हम मध्य प्रदेश की जनजातियां जो कि नया टॉपिक है, जहां से प्रश्न जो है उनकी लैंग्वेज, भाषा, त्यौहार, कल्चर, संस्कृति, ये हमें थोड़ी समझने में दिक्कत होती है। मैंने लगभग हर जो है आयाम का जो है आपके सामने चित्र के रूप में जो है प्रस्तुतिकरण किया है इस कंटेंट में, और शॉर्ट नोट के रूप में आपके सामने ये जो है चीज़ें बनाई हुई हैं। एक बार इस पीडीएफ को आप जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे, देन हम जो है एक एक चीज़ को जो है शुरुआत करेंगे, समझते हुए चलेंगे। हर पहलू को जो है आपके जो कि संस्कृति होती है उसे जो है व्यवहार में ला करके जो है समझना होता है। हम उसी प्रकार से जो है समझने का प्रयास करेंगे। चाहे वो चित्रकला हो, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर भी चर्चा करेंगे। और जितने भी मध्य प्रदेश में जो गौंड जनजाति के विभिन्न पहलू हैं उन सभी पहलुओं को हमने लिया हुआ है। और कई वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास मैंने शुरू में ही पहले करवाया था, लगभग 2015 से लगा करके 2025 तक के प्रश्नों का अभ्यास आपके सामने और आपके साथ में मिलकर किया हुआ है, जो सभी मान्यताएं हैं। और ये अंत में जो है गौंड जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न अभी हाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं एमपीपीएससी में ही, उनको भी जो है हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए हम जो है अपनी शुरुआत से क्या करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं और एक एक पहलू को समझते हैं। साथ ही आपको यह सूचित कर दिया जाए कि प्रत्येक जो है क्लास के अंत में, जैसे आज क्लास हुई है, इसी का जो है आपको क्या देना होता है, टेस्ट भी जो है हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में देना होता है। तो इसमें जो है आप यहाँ पर पढ़ेंगे, इनको जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चन का क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना ये बहुत ही अच्छी तैयारी होती है। याद रखिएगा, अगर एक टॉपिक से इतने प्रश्न किए जाते हैं तो उनका अभ्यास करते हैं हम पढ़ने के बाद में। साथ ही साथ जितने हमारे टेस्ट पहले हो चुके हैं उनका डेली रिवीजन जो है मॉर्निंग टाइम में होता है 6:30 पर। तो 2 टेस्ट टेलीग्राम में चलते हैं, निःशुल्क चलते हैं, इनका लाभ लीजिएगा। पीडीएफ भी अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम में ये आपका आता है, वहीं पर जो है आप जुड़ जाइएगा। चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो देखकर मज़ा आ जाए तो जुड़िएगा हमसे, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न आपका हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, गौंड जनजाति की बात करते हैं। सबसे पहले समझेंगे गौंड जनजाति। देखिएगा क्या क्या हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। इस गौंड जनजाति के अंतर्गत जो है हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं, मैंने सब टॉपिक में जो है डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो है हम देखेंगे गौंड जनजाति के अंतर्गत उसकी परिचय देखेंगे और ये किस प्रकार से जो है गौंड जनजाति उत्पत्ति हुई है उसको देखेंगे। गौंड जनजाति के हम इस क्लास में जो है विभिन्न प्रकार के विवाह देखेंगे, क्योंकि ये समझ में नहीं हमें आते हैं कि कौन सा विवाह किस जनजाति में है। यकीन मानिएगा किसी भी प्रकार के ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस प्रकार से डिटेल में जो है आपके सामने व्याख्या प्रस्तुत करूंगा कि आप जो है हर चीज़ को जो है व्यवहारिक रूप में समझ पाएंगे। अगली बात करते हैं, हम देखेंगे जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, वितरण क्या है और इसकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। उपजातियों को लेकर के भी प्रश्न बनता है। इनके जो है नृत्य देखेंगे, गायन देखेंगे, साथ ही साथ इनके जो है विभिन्न प्रकार के जो त्यौहार हैं उनको भी देखेंगे।
जो है फिर हम इसमें साथ ही साथ चर्चा करेंगे गौंड जनजाति के कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। जैसे आप यहाँ पर जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर जो है मध्यकालीन जो है वीरांगना महारानी दुर्गावती की जो है ये तस्वीर है, जिसने अकबर को भी क्या किया था, चुनौती को स्वीकार करके जो है अपना इतिहास में जो है स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित किया था। ये जो है आपका कर्मा नृत्य यहाँ पर दिख रहा था। चलिए एक एक पहलुओं की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आप अभी नोट्स मत बनाइएगा, आपको सलाह है नोट्स बनाने के लिए जो है आपको पीडीएफ दिया जाएगा, वहां पर बनाइएगा। सबसे पहले परिचय की बात करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तब आपका जवाब क्या होगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए जनसंख्या किस जनजाति की है, तो सर्वाधिक जनसंख्या हमें गौंड जनजाति की देखने को मिलती है। इसलिए ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की ये दूसरी बड़ी जनजाति है। जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश में ये क्या है, दूसरी बड़ी जनजाति है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर पहली कौन सी है। हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि जो पहले नंबर पर आती है हमारी जो है भील जनजाति आती है, देन इसके बाद में दूसरे नंबर में गौंड जनजाति आती है, तीसरे में कोल आती है और चौथे नंबर में जो है हमें कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या का क्रम है। अगली बात करते हैं। अगर आपसे अगली बात पूछी जाए कि मध्य प्रदेश की जो है समूह के रूप में अगर पूछा जाए, समूह के रूप में मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, कहो तो समझ में नहीं आया, समूह का मतलब नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं। तो मतलब हर जनजाति की क्या होती हैं, कुछ ना कुछ उपजातियां होती हैं। क्या होती हैं, हर जनजाति की कुछ ना कुछ उपजातियां होती हैं। तो इसी प्रकार से गौंड की उपजातियां भी हैं, और ये इतनी उपजातियां हैं कि किसी भी जनजाति की इतनी उपजातियां नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, गौंड जनजाति की लगभग ये 50 से प्लस यानी कि 50 से ज़्यादा उपजातियां हमें देखने को मिलती हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है हम जो है उन्हें पढ़ने का कार्य करेंगे। गौंड जनजाति, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गौंड जनजाति अपने आप को द्रविड़ियन मूल का मानती है। द्रविड़ क्षेत्र मतलब जो होता था हमारा सुदूर, ये दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र होता था, यहाँ वाला क्षेत्र इसे द्रविड़ कहा जाता था। तो इसे यही जो है द्रविड़ियन मूल का मानती है अपने आप को। अगर आपने इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा हुआ है तो उसमें चोल, चेर और पांड्य पढ़ते हैं, जिसमें से चेर जो है पर्वत में निवास करने वाले होते थे। संभवतः मेरे अनुमान के अनुसार ये चेर गोंडी हैं। अभी हम जो देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये दोनों प्रश्न सभी जो है यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। ये वो चीजें हैं जो एक भी % फालतू नहीं है, सभी के सभी परीक्षा उपयोगी कंटेंट है ये। उपनाम इनका जो है आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि गौंड जनजाति का उपनाम क्या है। देखिएगा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि भील जनजाति हमने पढ़ी हुई थी इसकी पहली कक्षा में, तो उसको जो है क्या क्या उपनाम होते थे। तो भील जनजाति को जो है उपनाम के रूप में एक तो वनपुत्र जाना गया था, दूसरा जो है तीरंदाज के रूप में उन्हें जाना जाता था। और तीरंदाज किसने कहा हुआ था, टॉलमी द्वारा जो है तीरंदाज कहा गया था, और कर्नल टॉड द्वारा इन्हें वनपुत्र कहा गया था। इसी प्रकार से जो इनका उपनाम है क्या है, कोयतूर है। कोयतूर है, कोयतूर भी मिलता है, और एक शब्द जो है इसी प्रकार से कोयतूर ये भी मिलता है। तो आप समझेंगे, इन्हें ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और इसमें गहराई करते हैं। कोयतूर जो है ऐसा क्यों, वास्तव में इनका उपनाम नहीं है। गौंड जनजाति जो है स्वयं को ये नाम कहना जो है ज़्यादा रेफर करती है। क्या कहती है, क्योंकि ये इनके मूल से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, इनके मूल से जुड़ा हुआ। और इनका मूल क्या है, कोयतूर का मतलब ही क्या होता है, पर्वत निवासी। क्या होता है, पर्वत निवासी। और गौंड शब्द जो उत्पत्ति ही हुई है, किससे हुई है, कौंड भाषा से, कौंड शब्द से हुई है। और कौंड जो है ये किस भाषा का शब्द है, तेलुगु भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ ही होता है क्या, पर्वत जो है इसका क्या होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है, क्या होता है, इसका पर्वत ही अर्थ होता है। तो गौंड जो है मूल रूप से कैसे हैं, पर्वतवासी हैं, इसलिए वो कोयतूर कहना पसंद करते हैं अपने आप को। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि गौंड जाति का जो है उपनाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कोयतूर जो है नाम बताएंगे। अब यहाँ पर जो है अगर आप गौर से इस पीडीएफ में देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो ये जो है इनके घर बने हुए हैं। गौंड जनजाति के क्या बने हुए हैं, ये जो है गौंड जनजाति की ये इनके घर बने हुए हैं। और ये जो है ऊपर पूरा का पूरा क्या है, एक आप पर्वत देख पा रहे हैं। तो पर्वत जो है इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। तो इसलिए स्वयं को कोयतूर कहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं।
तो आप याद रखेंगे, ये इमेज इसीलिए लगाई गई है कि आपको पता चले कि गोंड मूल रूप से क्या है, पर्वतवासी हैं। तो बताइए, ये सामान्य मैदानी जीवन में निवास करना पसंद नहीं करेंगे ना, तो मध्य प्रदेश में इनका विस्तार कहाँ होगा। हम वितरण में जो है इस गहराई को जो है हम जोड़ने का प्रयास करेंगे अपने जो है मेंटेलिटी से। चलिए अब इनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी हमने देखा कि गोंड शब्द जो है किससे आया हुआ है, तेलुगु भाषा के कौंड से आया हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है। और हमने ध्यान रखिएगा, भील शब्द देखा हुआ था। भील जो है बिल्ल शब्द से आया हुआ था, जो कि बिल्ल किस भाषा का शब्द था, संस्कृत भाषा का शब्द था। और ये कोंड किस भाषा का शब्द है, तेलुगु भाषा का शब्द है। एक भी परसेंट गलती नहीं करना है, याद रखिएगा। हर जो चीज को बहुत अच्छे से समझना है, और जो है परीक्षा में याद रखिएगा प्रश्न आएंगे आपके तो गलत तो होने का चांस ही नहीं है। और निश्चित रूप से हमारे साथ में जो है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सीरियस होकर के मेहनत करते हैं। उनके हम जज्बे और जुनून को जो है क्या करते हैं, एक बार फिर से उनको थैंक यू बोलते हैं कि भाई इसी प्रकार से लगे रहना। और उनका जो है सामने वाले को व्यक्ति को पता चल जाता है भाई कौन कितना अच्छा स्टूडेंट है, स्कोर देख करके भी पता चलता है। क्योंकि जो लोग लगातार मेहनत करते हैं ना, तो परिणाम भी उनके पक्ष में आता है। याद रखना, परिणाम बताएगा आपका, परिणाम बताएगा कि आपने मेहनत कैसी की हुई थी। वरना मेहनत तो बताती ही है कि परिणाम कैसा होता है। तो परिणाम भी बताता है, मेहनत भी बताती है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक हमारा क्या है, गोंड कौंड शब्द जो है तेलुगु भाषा का शब्द है, और बिल जो भील शब्द में पढ़ा हुआ तो संस्कृत भाषा का शब्द है। और उसका अर्थ क्या होता था, धनुष होता था। मैं लिंक इसलिए कर रहा हूँ भाई क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है ना, याद रखिएगा कंटेंट कहीं भी मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाला भी बहुत लोग मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है याद करने के लिए जो मैंने जिम्मेदारी ली हुई है कि याद भी कराएंगे हम। तो एक तो देखिएगा, याद कराने के लिए इतने हम टेस्ट चला रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, साथ ही साथ में जोड़ने का भी मैं कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे समय दीजिएगा, मैं यकीन मानिएगा इसका परिणाम जरूर दूंगा। अगर आप जो 12 घंटे पढ़ते हैं, उन 12 घंटे में से अगर मुझे 2 से 3 घंटे का समय देते हैं, इसका परिणाम आप किसी से भी तुलना कर लीजिएगा, उससे कम हो तो फिर भाई हमारे अनुभव को जो है हम बेकार कह देंगे। चलिए, अब जो है प्रोफेसर श्यामचरण दुबे, एक ये मतलब क्या है, प्रोफेसर हैं। हालांकि जो है वेरियल एल्विन थे, उन्होंने गौंड जनजाति में विवाह ही किया हुआ था। तो वेरियल एल्विन ने जो है व्यापक अध्ययन किया हुआ है गौंड जनजाति का, और उन्होंने कई सारी पुस्तक भी लिखी हुई है। खासतौर से उनकी जो पुस्तक है घोटुल प्रथा के संदर्भ में, अभी घोटुल प्रथा के बारे में देखेंगे। वेरियल एल्विन ने जो पुस्तक लिखी हुई थी मुड़िया एंड दियर घोटुल, उसकी चर्चा करेंगे हम। लेकिन फिलहाल हमारी चर्चा यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे की है। तो ये एक जो है रिसर्चर हैं, और इन्होंने जो है गौंड जनजाति का व्यापक रूप से जो है सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किया हुआ है। याद रखेंगे, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल की परीक्षा में किसी में आया भी हुआ था। अगली बात करते हैं, गौंड जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 50 लाख जनसंख्या। जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है। अभी हमने पिछला वीडियो जो देखा था भील जनजाति का, और उसमें देखा था कि भील जनजाति की जनसंख्या 59 लाख है, और कुल जनसंख्या का कितनी थी, वह 39% थी। कितनी थी, 39% थी। और ये कुल जनसंख्या का, कुल एसटी जनसंख्या कितनी है, 33% है। और ये 50 लाख है। क्या चीजें रिवाइन हो रही हैं, अच्छा लग रहा है ना, जरूर लगेगा, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछे गौंड जनजाति जो है, वैसे विस्तार तो इनका संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखा जाता है, अभी मैप में भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और वहीं भील जनजाति जो है सबसे ज्यादा धार और अलीराजपुर झाबुआ इनमें पाई जा रही थी। चलिए अब आगे देखते हैं। गौंड जनजाति की हम वितरण की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये गौंड जनजाति जो है वितरित है। तो वैसे भारत में देखें तो कई राज्यों में है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे, चूंकि हम एमपी के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश में जो है गहराई करेंगे। तो मध्य प्रदेश में वैसे पूछा जाए सामान्यतः तो ये कहाँ पर विस्तृत है, संपूर्ण मध्य प्रदेश, प्रदेश थोड़ा सा गलत हुआ है, याद रखिएगा, मानवीय त्रुटि है, मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, कई बार गलती करता है, सीखता है। तो ये प्रदेश जो है इस प्रकार से लिखेंगे, प्रदेश, प्रदेश। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में। और दो जो है हमेशा मेरे साथ में कमियां रहती हैं कि एक तो मेरी जो है राइटिंग में जो है काफ़ी दिक्कत रहती है कि राइटिंग नहीं बनती, मैं कितना ही अच्छा लिखूं। तो उसको लेकर के मत देखिएगा, कभी कभी जो है सब चीज़ें एक साथ व्यक्ति में नहीं हो पाती हैं। तो आप जो है राइटिंग की तुलना में जो है मेरी समझ को, मेरे अनुभव को जो है अपने में ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा। राइटिंग आप किसी और से ग्रहण कीजिएगा जो कि बेहतर हो।
और संपूर्ण मध्य प्रदेश में रहते हैं। अभी हमने देखा था कि गोंड शब्द जो है कोयतूर जो है वह स्वयं को क्या कहना पसंद करते हैं, कोयतूर, और इसका मतलब ये था कि वो पर्वतवासी हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये कहाँ पर रहते हैं, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा फिर मध्य प्रदेश में से कौन कौन से पर्वत हैं, तो मुख्यतः देखेंगे तो एक पर्वत है आपका विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। और एक मध्य प्रदेश में जो दूसरा पर्वत है जिसका नाम है क्या, सतपुड़ा पर्वत। अब इनकी जो है छोटी छोटी कई पहाड़ियां हैं, श्रृंखला हैं, और इनके बीच में जो कौन सी नदी बहती है, इनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। सामान्यतः परिचय के रूप में यह भी कह देते हैं गौंड जनजाति मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के दोनों ओर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत में पाई जाती है, याद रखिएगा। अब हम जब शुरुआत की क्लास देखी थी, कौन सी क्लास देखी थी, सबसे पहली क्लास, तो उसमें देखा था कि जनजातियों के प्रदेश देखे हुए थे, और जनजातियों के चार प्रदेश थे। एक उत्तरी प्रदेश, एक जो है पूर्वी प्रदेश, एक पश्चिमी और एक दक्षिणी। तो उसमें से जो गौड़ जनजाति पाई जाती है उन प्रदेशों के रूप में वो कहाँ पाई जाती है, दक्षिण और पूर्वी दोनों प्रदेशों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो जनजातीय प्रदेश थे दक्षिण पूर्वी जनजातीय प्रदेश, उसमें गौड़ जनजाति देखने को मिल जाती है। अब यदि पूछे भौगोलिक रूप से इनका वितरण जो है जनजातीय प्रदेश को सरल सरल भाषा में बांटिएगा, ना जाने कैसा प्रश्न आ जाए। तो प्रश्न आएगा आपके पास में तो ये ऑप्शन जरूर आएंगे, पूछेगा गौंड जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो बता देना कि यहाँ पाई जाती है। चाहे वो विंध्याचल पर्वत हो, चाहे वो कैमूर पर्वत हो, चाहे वो मैकाल श्रेणी हो, चाहे वो सतपुड़ा श्रेणी हो, चाहे महादेव श्रेणी हो, चाहे चौरागढ़ श्रेणी हो, इन सभी में जो है ज़्यादातर के गौंड जनजाति रहती है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में रहती है, लेकिन इनमें वितरण ज़्यादा है। अब ये तो हो गया भौगोलिक वितरण। फिर आपसे पूछे कि सर जिलों के रूप में भी बताइएगा कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा के बाद जो है बालाघाट में जो है जनसंख्या देखने को मिलती है। बालाघाट में जो है मंडला, डिंडोरी, सिवनी, जबलपुर, तो ये क्या है इनका जनजातियों का जिलों के रूप में वितरण है। अब इस मैप में अगर आपको जो है कम क्वालिटी दिख रही हो 360 की कीजिएगा प्लीज़, उसमें जो है आपको बहुत बेहतर दिखाई देगा। अब इन जिलों के रूप में देखिएगा, जब हम इन जिलों के रूप में देखते हैं कि ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जिला आपको यहाँ पर बालाघाट जिला देखने को मिल जाता है। बालाघाट के बगल से सिवनी मिल जाएगा। यहीं पर जो है आपको छिंदवाड़ा मिल जाएगा। छिंदवाड़ा का निचला भाग जो पांढुर्ना वाला है, और यहाँ पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, मंडला मिल जाएगा, और इधर डिंडोरी जिला मिल जाएगा। तो मंडला डिंडोरी हो जाएंगे, और जबलपुर जो है आपको यहाँ पर जो है जबलपुर जिला मिल जाएगा। तो ये वाले क्षेत्र में क्या है, गौड़ जनजाति पाई जाती है। और ये वाला क्षेत्र क्या है, इधर से इधर तक का क्षेत्र दक्षिण वाला क्षेत्र था, दक्षिण जनजातीय प्रदेश, और इधर वाला क्षेत्र जो क्या था, दक्षिण पूर्वी जनजातीय प्रदेश था। तो दोनों जनजातीय प्रदेशों में क्या है देखने को मिल जाती है। ये मुख्यतः पर्वत जो ये बनाया हुआ है मैंने विंध्याचल पर्वत है, और ये वाला पर्वत जो है आपका सतपुड़ा पर्वत है, ये आपका जो है मैगल पर्वत है, और ये आपका जो है कैमूर श्रेणी है। तो इन पर्वतों को मैंने जो है संकेत, बाकी जो बिंदी बिंदी के रूप में दिख रही हैं, ये लगभग मध्य प्रदेश में इसकी सभी जगह ऐसी जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन घनी आबादी जो है यहाँ देखने को मिलती है। ये बीच से आपकी नर्मदा नदी जा रही है, दोनों श्रृंखला अमरकंटक चोटी से निकल रही है, ऊपर की ओर एक सोन नदी जा रही है। और जहाँ पर रेड कलर बना हुआ है, ये जो है गौंड जनजाति की वितरण को दर्शाता है, याद रखिएगा। 100% सटीकता नहीं है, क्योंकि भाई डाटा ही इतना सटीक नहीं है, ये अनुमान के आधार पर है जो है कि लगभग यहाँ पर जो है पाई जाती है। बाकी जो ये है जिला आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा बताएंगे। चलिए अब अगले बात करते हैं। अगली है हमारे पास में उपजातियाँ। गौड़ जनजाति की उपजातियाँ क्या होती हैं, तो कोई भी जो है बड़ी जाति होती है तो वह हमेशा उपजाति में बटी होती है। हमारा हिंदू समाज की जो है कई उपजातियों में बटा होता है, हर जाति जो है उपजाति में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे बात करें तो भाई राजपूत जो हम हैं, थोड़ी से राजपूत है मतलब, तो राजपूतों में भी कई जातियाँ, मैं अपने से उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे राजपूतों की बात करें तो राजपूतों में भी कई जातियाँ देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से समझने के लिए आप अपनी जाति से उदाहरण ले सकते हैं, कई उपजातियाँ होती हैं। इसमें बात करें तो कई क्या होते हैं, लोधी होते हैं, कई सिसोदिया होते हैं, कई जो है सिसोदिया होते हैं, सूरवंशी होते हैं, गहलोत होते हैं, ऐसे बहुत से जो है राजपूती के ठाकुर होते हैं। और कुर्मी ऐसे मतलब बहुत से जो है होती हैं, उपजातियां होती हैं हर उसमें। तो इसी प्रकार से इसमें है, लेकिन उपजातियों को दो तरीकों से गौड़ जनजाति में बांटा गया। एक तो व्यवसाय के आधार पर, जैसे क्या होती है, एक जाति होती है वो दूसरा काम करने लगती है तो उस काम के आधार पर उसका जो है नाम कर दिया जाता है। दूसरा जो है निवास के आधार पर। मैं निवास की तुलना में जो है आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिखिएगा आर्थिक स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर। ये शब्द जो है किताबों में नहीं मिलता है, निवास मिलता है। तो
आर्थिक स्थिति के आधार पर, या यूं कहिएगा, मैं शुद्ध भाषा में कहूँ, किसकी कितनी हैसियत है, हैसियत के हिसाब से जनजातियों का वर्गीकरण गौड़ जनजाति का तो उसमें 3 भाग में किया गया है। एक राजगोंड, तो राजगोंड कौन होते हैं? ये राजगोंड जो है वो होते हैं जो ज्यादातर क्या है, मतलब धनी वर्ग होता है, जो मतलब भूस्वामी वर्ग होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? राजगोंड कहा जाता है। राज से शब्द से स्पष्ट है कि मतलब थोड़ी सी बड़े घराने से हैं, तो ये जो है जमींदार होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, काश्तकार होते हैं। इसी प्रकार से धुरगोंड जो है, तो धुरगोंड जो होते हैं ये गौड़ जनजाति का साधारण वर्ग होता है। और मुड़िया जनजाति जो है ये गौड़ जनजाति का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, याद रखिएगा, मुड़िया जनजाति। मुड़िया या कहीं कहीं पर शब्द मिलता है, इसके लिए मुड़िया शब्द भी मिलता है, तो याद रखिएगा मुड़िया या मुड़िया, तो ये एक ही मतलब है, मुड़िया जनजाति है। तो ये क्या हो गई आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर। अब व्यवसाय के आधार पर बात करें, यहाँ से अभी तक जो है कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसको मत पढ़िएगा। प्रश्न कहाँ से? यहाँ से खूब प्रश्न पूछा गया है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न आता है मिलाने के लिए कि मतलब हर जाति, जैसे भील दे दिया, गोंड दे दिया, कोरकू दे दिया, और उनकी एक एक उपजातियां दे देगा, तो बताना होगा अब ये किसकी उपजाति है मिलाने के लिए। अब जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगरिया। अगरिया जो है एक इसकी, इसका व्यवसाय क्या है? इसका मुख्य व्यवसाय है आपका लोहा का काम करना, याद रखिएगा, लोहा का काम करना। जब ये लोहा का काम करती हैं तो जो लोहा की भट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं भाई? धौकनी बोलते हैं शायद। पर आप जो है अगर इस समुदाय से जुड़े हुए हैं तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ रहे होंगे। यदि विश्वकर्मा समुदाय से जुड़े हुए हैं तो आप इसको ज़्यादा अनुभव होगा, हालांकि हम देखते रहते हैं। तो जो धौकनी होती है, इनका ऐसा मानना होता है कि इनके जो भगवान हैं लोहासुर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? लोहासुर जो हैं इनके भगवान, यानी कि अगरिया के भगवान जो है लोहासुर, उनकी धौकनी में बैठते हैं और उनके जो है कार्यों को सफल बनाते हैं। तो ये कई बार ये प्रश्न आया हुआ है कि अगर ये लोहासुर किस जनजाति के देवता हैं, तो आप क्या बताएंगे? अगरिया जनजाति के देवता हैं लोहासुर, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, तो अगर यह किसकी हो गई, अभी मैं ट्रिक भी इसकी बता दूंगा कि ऐसे आपको कैसे याद करना है। हालांकि मैं ट्रिक को सजेस्ट नहीं करूंगा, आप डिटेल में देखिएगा तो आपको खुद चीज़ें बनने लगेंगी। दो तरीके होते हैं, एक जो है रट लीजिएगा, दूसरा होता है एक शब्द को समझने के लिए उसकी गहराई पकड़ लीजिएगा। कोयला भूत कौन होते हैं? तो गौड़ जनजाति का वह वर्ग है जो नाचने का काम करता है, नृत्य का काम करता है। एक नागरची भी जो होते हैं यह भी नृत्य का काम करते हैं, शायद हो सकता है कि ये कोयला भूत इसका ही दूसरा नाम हो। ये दोनों नृत्य का काम करते हैं। सोलहास वह वर्ग होता है जो कि लकड़ी से जो है विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाने का कार्य करता है, इसे बढ़ई कहते हैं, कारपेंटर। और ओझा जो है वह समुदाय होता है गौड़ जनजाति का जो कि है तांत्रिक क्रियाएं करता है, भूत प्रेत मतलब झाड़ने फूंकने का कार्य करता है, वो क्या होता है? ओझा होता है। और अबूझ माड़िया, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि अबूझ माड़िया किसकी उपजाति है? तो अबूझ माड़िया भी जो है किसकी है? गोंड की एक उपजाति है। अब इन्हें जो है एक नहीं लिखा हुआ, अभी एक प्रधान, याद रखिएगा, प्रधान भी क्या है? इसकी एक उपजाति है, याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है प्रधान उपजाति किसकी है। तो मैं लिखा नहीं हुआ हूँ, तो याद रखेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसको क्या कर लेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। अब इसको जैसे याद करना चाहते हैं आप ट्रिक के हिसाब से, तो कुछ ऐसा सोचिएगा कि एक है, मतलब लड़की है, एक लड़की है या लड़का है, यूं मान लीजिएगा कि लड़की है या लड़का है, तो वह जो गांव का जो सरपंच होता है उसे क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। तो वो प्रधान जी से मतलब उत्सव होना था, गांव में क्या होना था? उत्सव होना था। गांव में क्या होना था? उत्सव होना था। यूं मान लीजिएगा कि कोई उत्सव होने वाला है, 26 जनवरी, 15 अगस्त का जो उत्सव होने वाला है, तो उसके लिए जो है एक लड़का गांव के सरपंच यानी कि प्रधान से क्या कहता है? सर मैं भी जो है नाचना चाहता हूँ, क्या करूँगा? मैं नाचूंगा। तो ये नाचने की बात करता है, और मैं कहाँ नाचूंगा? मैं जो है उस उत्सव के आगे आगे नाचूंगा। कहाँ नाचूंगा? उस उत्सव के जो है आगे आगे नाचूंगा। तो और मैं कैसा नाचूंगा? मैं ऐसे सिंपल नहीं नाचूंगा, मैं जो है एक तांत्रिक का भेष बना करके जो है नाचूंगा। कैसे नाचूंगा? तांत्रिक का भेष बना करके नाचूंगा। तो आप इतनी याद कर लीजिएगा, इतने से जो है आपका वो वाला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा जो मिलाने के लिए आता है। तो प्रधान से हो जाएगा प्रधान, और नाचने से हो जाएगा नागरची, और आगे से हो जाएगा अगरिया, ओझा से हो जाएगा आपका ओझा। ये आप स्टोरी दिमाग में रखेंगे, आपको जो है दिमाग में आ जाएगा। चलिए, गौड़ जनजाति की उपजाति, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगली बात करते हैं गौड़ जनजाति की पंचायत। देखिए, पंचायत जो है जनजातियों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। क्यों? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? अभी हमने जो है एक दिन पिछली क्लास में हमने शायद जब संवैधानिक प्रावधान पढ़े थे, वो पढ़ा था हमने पेशा एक्ट। क्या पढ़ा था? पेशा एक्ट पढ़ा हुआ था। और पेशा एक्ट के माध्यम से इन पंचायतों को जो है कानूनी मान्यता दी गई है। और जिस प्रकार से
हमारे सामान्य गांवों में जो क्या होते हैं, सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, प्रधान होते हैं, उसी प्रकार से इस पंचायत के लोग भी जो है पावरफुल होते हैं और इनकी गांव में चलती है। पुलिस प्रशासन में क्या करते हैं, ये सहयोग करते हैं और जो भारत का शासन है उसमें भी सहयोग करते हैं। इसलिए जो है ये नाम सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पंचायतों में। तो पंचायत में देखिए कौन सबसे बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, उनके अधिकारियों के रूप में ये देख पा रहे हैं। मैंने गौंड जनजाति का पंचायत जो शायद कोई फैसला हो रहा होगा, तो जो सबसे ऊपर खड़ा है ये शायद भर हो सकता है कि भाई पटेल, जो मतलब सबसे बड़ा वर्ग होता है पंचायत में वो होगा। जैसे भील जनजाति में क्या कहते थे, उसे पटेल कहते थे। तो ये पंचायत का दृश्य है। अब देखिएगा इसमें जो है प्रमुख जो वर्ग होते हैं उन्हीं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आपको याद रखना है क्या है। अगर आपसे पूछे जो गौंड जनजाति की पंचायत होती है उसमें प्रथम स्थान पर सबसे जो है उच्च व्यक्ति कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा मुखिया होता है। क्या होता है, तो सबसे उच्च व्यक्ति होता है मुखिया होता है। और इस मुखिया को जो है भोई भी कहा जाता है, देशमुख भी कहा जाता है, मांझी भी कहा जाता है। गलती नहीं करेंगे, सभी नाम जो है याद करेंगे। अब एक एक बात को समझते हैं। ये मुखिया ध्यान रखिएगा, एक क्या होता है, ये मुखिया जो है, एक मुखिया जो है, मुखिया शब्द समझिएगा। एक मुखिया क्या होता है, सरपंच का दूसरा नाम है। जैसे बिहार में जाएंगे तो वहां पर सरपंच को क्या कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है। और ये क्या होता है, गांव का प्रधान होता है। क्या होता है, गांव का जो सरपंच होता है उसको मुखिया कहते हैं। लेकिन ये जो मुखिया है, ध्यान रखिए, पंचायत का प्रमुख है। किसका प्रमुख है, पंचायत का प्रमुख है। तो पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, गौंड जनजाति में मुखिया कहते हैं। और इसके दूसरे नाम क्या है, भोई है। जैसे आपने सुना होगा, बादल भोई का आपने नाम सुना होगा, बड़ा नाम है जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में देखेंगे हम। तो भोई हो गया, देशमुख हो गया, या मांझी जो है एक ही व्यक्ति है। अब भील जनजाति में जो प्रथम स्थान पर जो था पंचायत में वो कौन था, ध्यान रखिएगा। जो पंचायत का मुखिया था उसे क्या कहते थे, गमेती कहते थे। जो पंचायत का मुखिया था उसे क्या कहते थे, गमेती कहते थे। और गांव का जो सर्वोच्च प्रशासक होता था क्या कहते थे, पटेल कहते थे। और जो मतलब चौकीदार था उसे कोटवार कहा जाता था। तो ये तीन नाम हमने भील जनजाति में जो है पढ़े हुए थे। यहाँ पर देखिएगा दूसरे स्थान पर कौन होता है, मुकद्दम होता है। और इस मुकद्दम को जो है गोटिया भी कहा जाता है। एक एक शब्दों की ध्यान रखिएगा, महत्व को याद रखते हुए जो है इन शब्दों की रचना मैंने की हुई है और इनको लिखा हुआ है। ये जो गांव का मुखिया होता है, ध्यान रखिएगा, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है। और इसका जो है पंचायत में कौन सा स्थान होता है, दूसरा स्थान होता है। क्या होता है, पंचायत में जो है सबसे उच्च स्थान पर कौन होता है, मुखिया से भोई या देशमुख भी कहते हैं। लेकिन जो गांव का मुखिया होता है जिसका नाम मुकद्दम है, उसका पंचायत में क्या होता है, दूसरा स्थान होता है। और तीसरे स्थान पर कौन होता है, तीसरे स्थान पर जो है दीवान होता है। और दीवान का मुख्य कार्य क्या होता है, मुकद्दम की सूचना मुखिया तक पहुंचाना। अब देखिएगा पंचायत का सर्व प्रमुख कौन हो गया, मुखिया हो गया। और मुकद्दम कौन है, ये गांव का सरपंच है। तो कहीं ना कहीं नीचे है। तो मुकद्दम की जो है गुप्त सूचना, एक प्रकार से दीवान ऐसा अधिकारी है जो मुकद्दम पर नजर रखता है और उसकी रिपोर्ट किसको करता है, पंचायत के मुखिया को करता है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो दीवान कौन है, मुकद्दम की सूचना मुखिया तक पहुंचाने वाला है। और जो चौथे स्थान पर होता है वो होता है लिखई। लिखई जो है पंचायत के क्या होते हैं, वृद्ध सदस्य होते हैं। यानी कि जो समाज का बुजुर्ग वर्ग होता है, यानी कि जो ज्यादा आयु वाला, जिसके पास भी अनुभव होते हैं, वो है। कोटवार कौन होता है, कोटवार मुकद्दम का सहायक होता है। और जब मुकद्दम जो है गांव में जाता है वसूली वसूली करने, टैक्स वसूलने, तो कोटवार जो है उस घर में आवाज लगाता है भाई कि आ जाओ, कौन आए हुए हैं, मुकद्दम साहब आए हुए हैं, अपना जो भी है बाकी यहाँ की वगैरह चुका दो। गुनिया कौन होता है, तो भील जनजाति में हमने एक व्यक्ति पढ़ा था बरुआ, जो जिसके ऊपर क्या करते हैं, देवी देवता जो है अपना अस्तित्व उतारते हैं। तो वो कौन था, बरुआ है। इसी बरुआ को जो है गौड़ जनजाति में क्या कहा जाता है, गुनिया कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इतने शब्द आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यकीन मानिए सभी प्रश्न शब्द जो है आते हैं बाद में, जो है जब किताबों में पढ़ते हैं तो इनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। तो आप इन्हें जो है दो चार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। भी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो इन शब्दों का सभी का हर बार मतलब बताएंगे। अब देखिएगा, गौड़ जनजाति में जब हम सामाजिक अध्ययन करते हैं तो आपसे पूछे कि गौड़ जनजाति का जो है वह किस जो है देव अन्न के रूप में जो है मानती है। ध्यान रखिए, जो महुआ होता है, ये देख लो कई लोग इससे जो है बचपन में ये काम किया होगा, हम लोगों ने भी जो है ये काम किया हुआ है कि जो है महुआ बीनने गाँवों में जो है सामान्य बात है, लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं गर्मियों में। तो ये क्या होता है, महुआ जो है को क्या कहते हैं, ये देव अन्न कहते हैं कौन, गौंड जनजाति के लोग। और जो इनका सबसे प्रिय भोजन होता है, गौंड जनजाति का सबसे प्रिय भोजन होता है, अच्छा प्रश्न है, उसे क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। और भील जनजाति में जो सबसे प्रिय भोजन पड़ा हुआ था वो क्या था, मोटे अनाज से बना हुआ, मोटे अनाज से बना हुआ जो उनका प्रमुख भोजन होता था। प्लस ताड़ी भी जो है उसमें होती थी। और मोटे अनाज में कौन कौन से थे, मोटे अनाज की रोटी में एक मक्का की रोटी थी, मक्का की रोटी और एक ज्वार की रोटी।
ज्वार की रोटी, इन दो की रोटियां प्लस ताड़ी, जो ये क्या था, भील जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ था। और जो इनका प्रमुख प्रिय जो भोजन होता है वो क्या है, पेज है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये आप देख पा रहे हैं ये कौन है, मोटे अनाज हैं। और मोटे अनाज को इन्हीं को जो घोल करके क्या बनाया जाता है, एक मतलब लिक्विड फॉर्मेट में जो है तैयार कर लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पेज कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। अब देखते हैं गौड़ जनजाति में प्रमुख विवाह देखते हैं। और विवाह को जो है एक मतलब सामान्य व्यवहारिक रूप में समझते हुए चलेंगे, ताकि चीज़ें जो है एक बार में हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। विवाह देखिएगा, विवाह इतनी गहराई से मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये विवाह जब हम समाज शास्त्र पढ़ेंगे एमपीपीएससी मेंस में प्री निकालने के बाद में, तो ये विवाह एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यह क्या है, विवाह एक सामाजिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। विवाह क्या होता है, एक सामाजिक संस्था है। कोई पूछे विवाह क्या है, तो वो नहीं है जो इसमें ढोल नगाड़ा बजता है, हालांकि वो एक हिस्सा है विवाह का, लेकिन विवाह क्या है, विवाह एक सामाजिक संस्था है जो स्त्री और पुरुष के युगल जीवन जीने की, एक साथ मतलब युगल जीवन जीने की सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह हमारा जो क्या है, 15वें नंबर का संस्कार भी है। भारतीय संस्कृति में याद रखिएगा, विवाह को जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है, इसे क्या माना गया है, 7 जन्म का संबंध माना गया है। क्या माना गया है, 7 जन्मों का जो है संबंध माना गया है। और अगली जो दुनिया के अन्य धर्म हैं उन सभी में जो है विवाह को क्या माना गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, समझौता माना गया है, कि मतलब जब तक जिंदा हैं तब तक हम जो क्या करेंगे, साथ साथ रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा टूटता होता है। यही कारण है कि भारत में तलाक दर 1% से कम है। दुनिया में आप देखेंगे तो ये तलाक दर जो है 40% है। अमेरिका में तो 50% है। मतलब कि आधे लोग जो है यही में लगे हुए हैं, पहले विवाह करवाया, फिर जो क्या है मतलब उसके बाद तलाक लिया, कोर्ट में उसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मेरे कहने का आशय है कि विवाह जो है भारत में एक सांस्कृतिक पहलू है, और इसमें भावनात्मक जो है जुड़ाव भी होता है। और इसमें जो है जीवन जीने का पूरा मतलब 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। और हमारी संस्कृति की बात की है, उसी संस्कृति को जो है अनुसरण करते हुए, शायद यही कारण है कि इंटरव्यू में प्रश्न पूछा हुआ था मुझसे, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ इसकी, कि क्या कारण है कि भारत में जो है तलाक दर इतनी कम है। तो ये भारतीय संस्कृति में जो है 7 जन्मों को जो क्या माना गया है, संबंध माना गया है। तो यह जो है ये किसी भी सामान्य परिस्थितियों में नहीं टूटता है। अगली बात करते हैं। अब जो है गौंड जनजाति की प्रमुख विवाह देखते हैं। चूंकि गौंड जनजाति भी जो है भारतीय संस्कृति का कहीं ना कहीं हिस्सा है, तो उसके विवाह देखते हैं। पहली बात मैंने बताई हुई थी कि विवाह में जो जनजातियों में विवाह में सामान्यतः वधु मूल्य का प्रचलन होता है। क्या होता है, वधु मूल्य का प्रचलन होता है। मतलब कि जो दहेज है इसमें लड़की वाले को देना पड़ता है जनजातियों में, ध्यान रखिए। जब भारतीय जनजातियों की बड़ी विशेषता है कि इसमें जो है लड़कियों को ज़्यादा महत्व मिलता है, वहीं सामान्य समाज में देखें तो लड़कों को ज़्यादा महत्व मिलता है। तो पहला विवाह देखते हैं, सेवा विवाह। ध्यान रखिएगा, भील जनजाति में भी हमने सेवा विवाह पढ़ा था, लेकिन अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सेवा विवाह मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है, याद रखिएगा सेवा विवाह मुख्यतः जो है गौंड जनजाति में प्रचलन हमें देखने को मिलता है। और सेवा विवाह को जो है गौंड जनजाति में क्या कहा जाता है, लमझाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लमझाना विवाह भी कहते हैं। अब ये कैसा है, वधु मूल्य आधारित विवाह है, यानी कि थोड़ा गौर से समझेंगे सेवा विवाह को। अब जैसे कि दो लोग हैं, मतलब दो लोग कहने का आशय, एक व्यक्ति है ए और एक लड़की है बी। ठीक है, तो ये ए क्या है, मेल है, और बी क्या है, फीमेल है। अब ये व्यक्ति चाहता है कि इससे क्या हो जाए, इससे जो है मेरा विवाह हो जाए। ठीक है, जो भी रहा हो, प्रेम प्रसंग जो भी रहा हो। तो बी वाला जो फीमेल है, इस फीमेल के पिता के पास में क्या करेगा, ये व्यक्ति जो है विवाह के लिए जो है अपना प्रस्ताव भेजेगा किसी न किसी माध्यम से। तो पिताजी कहेंगे भाई साहब जो है आपको अगर विवाह करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपया लगेगा। यानी कि ये क्या है, 5 लाख रुपया वधु मूल्य है, यानी कि दहेज प्रथा एक प्रकार की। तो वधु मूल्य 5 लाख रुपया लगेगा। अब ये व्यक्ति अगर ठीक है भाई अमीर घराने से है, बड़े घराने से है, तो क्या है, दे देगा कि ठीक है पसंद की शादी हो रही है। लेकिन अगर ये व्यक्ति बड़े घराने से नहीं, यानी कि पैसा वाला नहीं है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इसे लड़की के घर में जाकर के क्या करेगा, काम करेगा। क्या करेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, जो भी उनका कार्य होता है। मतलब काम को ही क्या कहा गया है, सेवा कहा गया है, एक प्रकार की क्या है, सर्विस है। तो वहाँ पर काम करता है, और काम ये कितना करता है, हो सकता है भाई 5 लाख रुपया अगर 1 साल के काम के हिसाब से चुक जाएगा, तो 1 साल तक नहीं, 2 साल तक, 3 3 साल तक करते हैं। और जब ये लगभग जो है वधु मूल्य के औसत काम कर देता है, तब जो है इसको क्या कर दिया जाता है, उसका विवाह कर दिया जाता है।
और फिर जो व्यक्ति जो है ये लमझाई कहलाता है, ये व्यक्ति जो है लमझाई कहलाता है और ऐसे विवाह को जो है लमझाना कहते हैं। तो आई होप जो है चीज़ें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। तो ये कैसा विवाह है, बधू मूल्य आधारित विवाह है और बधू मूल्य को चुकाने के लिए लड़का क्या करता है, पिता के घर में यानी कि लड़की के पिता के घर में काम करता है। चलिए दूसरा विवाह देखते हैं और दूसरा विवाह है हमारे पास में दूध लौटावा विवाह है। कौन सा विवाह है, दूध लौटावा विवाह है, समझिएगा इसे भी। अब जैसे मान लीजिएगा एक माता पिता हैं, क्या है, एक माता है एक पिता है। अब इनकी जो क्या हुई होगी, संतानें हुई होंगी और समानता ये होता ही है। तो मान लीजिएगा एक संतान ये है और एक संतान ये है। अब जो ये संतान है ये मान लीजिएगा भाई है, मतलब बच्चा है। और ये जो है एक लड़की हुई तो वो क्या हो गई, बहन हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब जब क्या होता है कि इसकी जो है क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी तो ये दूसरे घर चली जाएगी। तो इनका मतलब ये होता है कि जो हमारे घर का दूध था वो क्या हो गया, दूसरे के घर चला गया। क्या हो गया, दूसरे के घर चला गया। अब जब इस बहन की शादी हो गई दूसरे घर में तो इसकी क्या हो गई, कोई बेटी हुई। क्या हुई, इसकी कोई बेटी हुई और इस जो है भाई का क्या हुआ, कोई बेटा हुआ। तो इनमें ये परंपरा है कि बहन की बेटी से क्या हो जाएगा, इस बेटे का विवाह हो जाएगा और जो इनके घर से दूध बाहर चला गया था वो दूध क्या आ गया, वापस लौट आया। इसी को क्या कहते हैं, दूध लौटावा विवाह कहते हैं। इसी प्रकार से इसका है कि ये बहन सोचेगी कि मतलब मैं दूसरे ग्रह चली गई तो फिर क्या है, ये मतलब भाई की बेटी को भी क्या कर सकती है, अपने घर में विवाह सकती है। तो इसका भी जो है एक दूध यहाँ पर लौट आएगा। तो ऐसा मतलब दूध का मतलब क्या है, अपना खून जो है लौट आना एक रिश्ते के रूप में। तो वही क्या है, दूध लौटावा विवाह है। मामा फूफा में होता है। तो मामा फूफा वही होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे इनकी जो बेटी होगी तो इनके लिए क्या हो जाएगा, ये भाई मामा हो जाएगा। और इनका जो बेटा होगा तो ये क्या हो जाएगी, बुआ फूफा हो जाएंगे। तो मामा फूफा में होता है। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको जो है समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले विवाह की चर्चा करते, इसी प्रकार से पढ़िएगा भाई, ट्रिक क्या बनाते रहते हो, एक बार पढ़ लीजिएगा। मेंस में भी विवाह आते हैं, आपको जो है सब करने होते हैं इंटरव्यू में, तो समझ के साथ में कीजिएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। पॉलीथर विवाह क्या होता है, ये एक प्रकार का जो है अपहरण विवाह है। अब इसमें क्या किया जाता है कि लड़की को जो है भगा ले जाया जाता है। तो भगाना मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती कोई भगा ले जाता है, भाई दोनों की क्या होती है, पसंद होती है। उसमें जो है लड़की सहमत होती है, घर वाले सहमत नहीं होते हैं तो अपहरण हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, पॉलीथर विवाह कहते हैं। चढ़ विवाह क्या होता है, तो चढ़ विवाह ध्यान रखिएगा। जैसा ये अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि गौड़ जनजाति में सबसे ज़्यादा कौन सा विवाह प्रचलित है, तो कौन सा विवाह, चढ़ विवाह जो है गौड़ जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा प्रचलन में है। हर जो है कीवर्ड भी मैंने लिखा हुआ है, जो कीवर्ड आपसे पूछे जाने की संभावना है तो उसको विशेष है मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जो सामान्य नियम है, जैसा कि मतलब लड़का बारात लेकर के जाता है और फिर लड़की के घर में क्या होती है, भावरें पड़ती हैं, फिर क्या हो जाती है, लड़की को विदा करा करके लाई जाती है। तो सामान्य विवाह है। ये हिंदू परंपरा भी आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि हिंदू परंपरा के अनुसार जो है विवाह होता है वो कौन सा, चढ़ विवाह है। लेकिन पठौनी विवाह जो क्या होता है, ये तो आपके लिए खास है, विशेष है। क्यों, क्योंकि ये इसका विपरीत है। इसमें क्या हो जाती है कि लड़की जो है लड़का के घर बारात लेकर के जाती है और भावरें जो है लड़का के घर में पड़ती हैं। सामान्य नियम ये है, मतलब हमारी संस्कृति का, कि भावरें लड़की के मंडप में पड़ती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लड़का के मंडप में भावरें पड़ती हैं, बारात कौन लाती है, लड़की बारात लाती है। और जो है विदा यहाँ पर किसकी कराई जाती है, यहाँ पर विदा ध्यान रखिएगा लड़का की होती है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी नहीं करते होते तो आपको इतने विवाह जो है कभी पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। तो याद रखिएगा, आप मध्य प्रदेश की संस्कृति में बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा कि कितनी विविधता है। भारत में भी एक निबंध आता है कि विविधता में ही एकता है। जितनी भिन्नता, हर स्तर पर आपको उसमें भिन्नता बतानी होगी तो ये सभी चीज़ें जो है निबंध में भी काम आ जाती हैं। डिटेल से आप पढ़ लेते हैं। अगला विवाह है वो है आपका भगेली विवाह या हठ विवाह। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का ध्यान रखिएगा प्रेम विवाह होता है। कैसा होता है, प्रेम विवाह होता है। अब जैसे ही पहले से उनका जो भी आंकड़ा है अपना फिक्स हो गया तो मतलब लड़की हट कर लेती है कि मुझे जो क्या करना है, इसी लड़के से शादी कराना है। और जब घर वाले नहीं मानते हैं तो लड़की क्या हो जाती है, लड़का के घर में जो है चली जाती है। बाद में जो क्या करना पड़ता है, इस लड़की को भगेली कह देते हैं कई लोग। और फिर जो है बाद में माता पिता जो क्या करते हैं, सहमति से शादी कर देते हैं। अगली बात करते हैं बलात विवाह। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मतलब बलपूर्वक कोई दुष्कर्म किया जाता है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। क्या मतलब है, हम देखते हैं। बलात विवाह का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है जो लड़की हमें क्या होती है, पसंद होती है, मतलब गौंड जनजाति के लोगों को, तो उस लड़की के ऊपर क्या कर दिया जाता है कि हल्दी छीट दी जाती है। क्या छीट दी जाती है, हल्दी छीट दी जाती है। अब हल्दी यह जो है कहीं बाजार हाट या मतलब शादी समारोह कहीं भी जो है हल्दी छीट दी जाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि
उससे जो है फिर मतलब विवाह हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इसे हल्दी छीटा विवाह भी कहते हैं। ध्यान, कई बार जो है सोते वक्त भी जो है, ये सामान्यतः ऐसा नहीं होता भाई हर गली चलते व्यक्ति की हल्दी नहीं छीटी जा सकती। कुछ ना कुछ जो संबंध उनमें से पहले से होते हैं, मानसिक स्तर पर, रिश्तों के स्तर पर, फिर बाद में ये हल्दी छीटा कार्यक्रम होता है, परंपरा है। परवीक्षा विवाह जो होता है, ध्यान रखिएगा, अगली बात करते हैं परवीक्षा विवाह। तो जो घोटुल प्रथा पर आधारित विवाह होता है उसे क्या कहते हैं, परवीक्षा विवाह कहते हैं। घोटुल प्रथा क्या होता है कि जैसे यूं मान लीजिएगा कि भाई, अब घोटुल प्रथा मैंने बताई हुई थी कि यौन शिक्षा की ये क्या है भाई, और गहराई से इसे देखेंगे। यौन क्रिया की जो है शिक्षा की, मतलब एक प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज की इसमें पहले से जो है प्रैक्टिस होती है, तो उससे संबंधित है ये। ठीक है। अब जो है घोटुल पर आधारित विवाह होता है उसे क्या कहते हैं, परवीक्षा विवाह कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा पहले इन चीज़ों को इतना मतलब सीरियस मत लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में समझिएगा, तब आप वास्तविक मतलब समझ पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि घोटुल प्रथा है, घोटुल प्रथा जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये जो है मुझे चित्र नहीं मिला हुआ था। घोटुल प्रथा हालांकि मतलब ये घोटुल का ही है, लेकिन ये किस में प्रचलित है, भारिया जनजाति में इस प्रकार की घोटुल प्रथा प्रचलित है। किसमें, भारिया जनजाति में, उसमें जो है इस घोटुल प्रथा को धुमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धुमकुड़िया कहा जाता है। तो आदिवासियों का सांस्कृतिक प्रशिक्षण गृह है। अब इसमें क्या होता है कि मतलब समाज जो होता है, माता पिता होते हैं, माता पिता की पूर्व अनुमति से जो है लड़का और लड़की जो है इस गृह में जाते हैं, और जो है जो भी मतलब यौन क्रियाएं होती हैं उनको करने की इनमें अनुमति दी जाती है। ये क्या होता है, धुमकुड़िया जो है ये भारिया जनजाति में प्रचलित है, और मतलब इसमें जो है गौंड जनजाति में जो प्रचलित है उसी का मतलब ऐसा ही होता है, तो ये सिस्टम ऐसा ही होता है, ऐसा ही घर होता है। तो उसे जो है घोटुल प्रथा कहा जाता है गौंड जनजाति में। धुमकुड़िया जो है दूसरी जनजाति में प्रचलित है। तो इस पर जो आधारित विवाह होता है उसे क्या कहा जाता है, परवीक्षा विवाह कहा जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। अब जो ये घोटुल होता है, मतलब यौन क्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके ले जाया जाए और उसके साथ में ऐसा कार्य हो, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिएगा माता पिता हैं, माता पिता हैं लड़की पक्ष के भी, और दूसरे पक्ष की भी, मतलब जो लड़का होता है, यानी कि मैं यहाँ पर बॉय लिख देता हूँ। अब इनमें जो है संभवतः कुछ ना कुछ बात होती होगी पहले से कि भाई कि मतलब जो है इनकी शादी करना है, या फिर यहाँ पर कर देते हैं। तो पहले से जो है रिश्तों में ही संबंध होते हैं, बात होती है अपने आस पास में जहाँ पर भी होता है। तो जैसे ही मतलब शादी की बात लगभग फिक्स हो जाती है तब उनको यह अनुमति दी जाती है। और जब शादी के बाद ये बात फिक्स हो जाती है फिर जो है घोटुल हो जाता है उनका। और घोटुल के बाद जो विवाह होता है उसे क्या कहते हैं, जो है आपका घोटुल प्रथा कहते हैं। चलिए, आई होप आप जो है समझ पाए होंगे। अगली बात करते हैं, घोटुल प्रथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछी गई है, मेंस में भी आपका 2 से 5 नंबर में, 6 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। तो आप इतनी चीजें याद कर लीजिएगा, आपका जो है बन जाएगा। आपसे पूछे जो है घोटुल किस जनजाति में प्रचलित है, घोटुल प्रथा, तो ये जो है गोंड तथा मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। किस में प्रचलित है, गोंड तथा मुड़िया जनजाति में जो है ये घोटुल प्रथा प्रचलित है। और जनजातियों में भी है, लेकिन उनके जो है नाम अलग अलग है। जैसे धुमकुड़िया है, अभी देखेंगे जब अगली जनजाति आएगी, तो फिलहाल यहाँ पर समझिएगा क्या है ये एक जनजातियों की जो है परंपरा है। फिर आपसे पूछे उद्देश्य क्या होता है, यौन शिक्षा जो है इसका उद्देश्य होता है। इसमें कार्य क्या किया जाता है, विवाह पूर्व जो है यौन क्रियाओं की क्या होती है, अनुमति होती है। अब शुरुआत इसकी किसने की थी, तो जो ये गौंड जनजाति के देवता हैं, एक जिनका नाम है लिंगा देव, तो गौंड जनजाति क्या है, देवता हैं, इनके द्वारा क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। समाज जो है इनकी मान्यता प्रदान करता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने जो है भील जनजाति पढ़ी हुई थी, और उसमें भी हमने मृतक संस्कार देखा हुआ था। क्या, भील जनजाति में मृतक संस्कार देखा हुआ था। मैं जो है शॉर्ट कीवर्ड बता देता हूँ। भील जनजाति में जो मृतक संस्कार की प्रथा थी, तो हमने देखा था गातला देखा हुआ था, कि पत्थर का एक स्तंभ बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गातला कहते हैं। और भील जनजाति में हमने एक कट्टी प्रथा पढ़ा हुई थी, कट्टा प्रथा। क्या पढ़ी हुई थी, कट्टा प्रथा, जो मृत्यु के भोज से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, मृत्यु भोज से संबंधित थी। इसी प्रकार से गौंड जनजाति में देखिएगा तो दसमानी प्रथा प्रचलित होती है। मृतक संस्कार संबंधित कौन सी प्रथा है, दसमानी प्रथा है। जब कोई की व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके 10वें दिन में जो है क्या किया जाता है, कुछ कार्यक्रम किया जाता है 10वें दिन, उसे दसमानी प्रथा कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दसमानी प्रथा किस जनजाति में मृतक संस्कार से जुड़ी हुई है, किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे मृत्यु संस्कार से, गौण जनजाति से संबंधित है। अब जो है पाटो प्रथा क्या है, अब जैसे मान लीजिएगा किसी औरत का पति मर जाता है, सॉरी मतलब मैं सामान्य शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मतलब डेथ हो जाती है, तो जिस औरत का जो है पति की डेथ हो जाती है तो औरत क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। तो
विधवा स्त्री को जो है पंचों के सामने यानी कि पंचायत के सामने क्या की जाती है, चूड़ी पहनाने की जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं, पाटो प्रथा कहते हैं, याद रखिएगा। तो पाटो प्रथा हो जाएगी आपकी। पाटो प्रथा दसमानी प्रथा मृत्यु संस्कार से जुड़ी हुई है। और खाहुल पाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जब नवीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ प्रश्न तो आएंगे ही, याद रखिएगा, नवीन प्रकार के, तो उनमें से आपको मिलेंगे जरूर। खाहुल पाटा क्या है, तो खाहुल पाटा जो है ये एक प्रकार का मृत्यु गीत है। ध्यान रखिए, गौंड जनजाति में जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस समय पर ये गीत गाया जाता है। अब ये गीत है, मुझसे इतने अच्छे से तो नहीं बनता, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था, और इसका मतलब मैं सारांश बता देता हूँ। गाने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो कभी गाएंगे भी, ऐसा नहीं है। मतलब संस्कृति में मेरी रुचि है, जानने में, रहस्य समझने में मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है। तो खाहुल पाटा होता है, इसमें व्यक्ति को जो है ये गायन किया जाता है कि मतलब ऐसा कहते हैं, पहले की मरिया खोली उसके जीवन की, मतलब कि अ, इसमें जो है जीवन के कर्मों को जो है ऐसा कहा जाता है कि 3 कर्म होते हैं। जब उसके जीवन के पहले कर्म खोले तो उसमें कुछ नहीं मिला, पाप मिला है, अर्थात इसका जो स्वर्ग में जाना है तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, दंड मिलेगा इसका। दूसरी की मरिया खोली जीवन की, तो उसमें क्या मिला, इसको गा गा करके बताया जाता है। तो यही क्या होता है, मृत्यु गीत। इसी प्रकार का जो है एक गीत होता है अभी, मसांड्या गायन कहते हैं इसे, हम पढ़ेंगे मसांड्या गायन। मसांड्या गायन जो है यह भी इसी प्रकार का गायन है, और ये कोरकू जनजाति में पढ़ेंगे अभी। तो खाहुल पाटा क्या है, मृत्यु गीत है। पाटो प्रथा जो है विधवा स्त्री को उस पंचायत के सामने चूड़ियां पहनाने की प्रथा है। दसमानी प्रथा जो है 10वें दिन की जाती है। अब देखते हैं हम गौड़ जनजाति की चित्रकला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग हर उसमें जो है गौड़ जनजाति का प्रश्न आता है। और क्या प्रश्न आता है, कुछ ना कुछ हर बार आता है। देखते हैं चित्रकला, देखते हैं तो इनकी पेंटिंग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिगना चित्रकला। कौन सी चित्रकला देखते हैं, डिगना चित्रकला। और डिगना चित्रकला में जो है हम क्या क्या देखेंगे, ये जो है ध्यान रखिएगा, दीवार पर बनाई जाने वाली चित्रकला होती है, भित्ति चित्र जो है, डिगना चित्रकला। अब जो है, हालांकि पहले भित्ति में बनाते थे, अब जो है पेंटिंग जो है जो व्यापारिक रूप से बनाई जाती है बेचने के लिए, तो कागज़ पर भी जो है ये बना दी जाती है। जनगण सिंह श्याम जो है इन्होंने एक कागज़ पर जो है ये परंपरा शुरू की थी कि कागज़ पर भी इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। प्रश्न आया हुआ है कि किसने जो है कागज़ पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू की थी गौड़ जनजाति में। तो जनगण सिंह श्याम अभी इंपॉर्टेंट नाम है, जब हम व्यक्तित्व तो पढ़ेंगे उसमें बहुत गहराई से देखेंगे। तो यह चित्र जो है गोबर और मिट्टी से बनाया जाता है। जो आपका डिगना चित्रकला है, किससे, ये जो महिला है, ये महिला कोई साधारण महिला नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस महिला का नाम दुर्गाबाई है। दुर्गाबाई व्यायाम नाम है इसका, क्या नाम है, दुर्गाबाई व्यायाम नाम है इसका। और ये महिला जो है पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, तो याद रखिएगा, बहुत बड़ा अनुभव होगा इनका, तभी पद्मश्री सम्मान मिलना अपने आप में भारत का सबसे बड़ा रत्न सम्मान है। और उन सम्मानों में से एक जो मिल चुका है मध्य प्रदेश की, कौन, ये दुर्गाबाई हैं, डिंडोरी जिला की हैं, डिगना चित्रकला से संबंधित है। कई बार प्रश्न भी इन पर आ चुका है। तो ये जो कलर यहाँ पर लिए हुए हैं, तो इसमें गोबर घुला हुआ है, और मिट्टी के जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी के जो है यहाँ पर रंग बनाए गए हैं। तो इससे जो है क्या बनाई जाती है, चित्रकला बनाई जाती है, डिग्नी चित्रकला। और यह जो है गौड़ जनजाति में मुख्यतः प्रचलित है। ठीक है, इसके जो कलाकार हैं तो ध्यान रखिएगा, जब गौड़ जनजाति के आपसे कलाकार पूछे इस चित्रकला के, तो दुर्गाबाई व्यायाम और जनगण सिंह श्याम, भज्जू सिंह, बहुत से लोग हैं, लेकिन ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री से दोनों ही, ध्यान रखिएगा, सम्मानित हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं नोहडोरा। एमपीपीएससी 2023 या 24 का या 25 का प्रश्न देखिएगा, ये आ चुका है उसमें। नोहडोरा क्या है, तो नोहडोरा जो है एक प्रकार का भित्ति चित्र है, यानी कि दीवार पर बनाया जाने वाला चित्र है। अब जो है इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी की उभरी रेखाओं से जो है चित्र बनाया जाता है। आप अगर पुराने जमाने के घर देखेंगे, मतलब जो है गांव साइड के, तो ये चित्र देख पा रहे हैं, ये जो है मिट्टी की क्या बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। और इस मिट्टी की दीवार में आप देख पा रहे हैं कोई फूल जैसा चित्र बना हुआ है, और ये जो है कोई किसी जानवर का चित्र जो है यहाँ पर बनाया गया था। इसे क्या कहते हैं, नोहडोरा कहते हैं। हमारे गांव में, हमारे घरों में भी ये चित्र जो है बने हुए हैं। मैं इसे बहुत अच्छे से समझता हूँ, हालांकि ये नाम मैं नहीं जानता था जब ये परीक्षा में आया हुआ था। तो ये कौन सा चित्र है, नोहडोरा चित्र है। ध्यान रखिएगा, मिट्टी से जो है इस प्रकार से मिट्टी से बनाया जाता है, थोड़ा सा उठा हुआ जो है बना दिया जाता है चित्र, आप देख पा रहे हैं। ये क्या है, गौड़ जनजाति में सभी प्रचलित हैं। जीवन में नहीं भूलेंगे जब आप इस प्रकार की चीज़ें जो है सामने तस्वीर में देखेंगे। पहले मैं हाथ से लिखता था तो मुझे लगता था कि वो तस्वीर जो है उसमें ऐड नहीं हो रही थी, तो क्योंकि मैंने फिर ये पावर पॉइंट से बनाया हुआ है, तो इसमें जो है सब चीज़ें जुड़ जाती हैं, हालांकि टाइम लगता है। चलिए अगली बात करते हैं। पाटनगढ़ जो है आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पाटनगढ़ लिखा हुआ है। ये पाटनगढ़ जो है एक गांव का नाम है, और वहीं पर जो है चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी तो उसे पाटनगढ़ चित्रकला कहते हैं। और ये गांव जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी में प्रचलित है। जनगण सिंह श्याम, दुर्गाबाई, ये सभी जितने भी गोंड कलाकार हैं यहीं से जो आते हैं, चित्रकार हैं। और जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है, ये तस्वीर वहीं की है।
कि गोंड आर्ट द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पाटनगढ़ मध्य प्रदेश। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो है इसे चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है। पाटनगढ़ को जो है पाटनगढ़ चित्रकला, आपसे सिंपल प्रश्न पूछे किस जनजाति से संबंधित है, तो गोंड जनजाति से। अब ये हालांकि डिंडोरी का लौह शिल्प ये चित्रकला तो नहीं है, लेकिन इसे हाल ही में क्या मिला हुआ, 2023 में जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसको भी हमने शामिल कर दिया है। तो डिंडोरी का जो लौह शिल्प है, इधर देख पा रहे होंगे आप इस चित्र में कि जो है विभिन्न प्रकार के लोहा से बनी हुई सामग्री जो है महिलाओं द्वारा बनाई जा रही है। पहाड़ की महिलाओं की अनूठी शुरुआत लौह शिल्प को दिलाई नई पहचान, किसी न्यूज आर्टिकल का जो है मैंने ये उठाया हुआ है। तो ये क्या है आपकी डिंडोरी के लौह शिल्प को क्या मिल चुका है, अगरिया जनजाति की है ये लौह शिल्प, याद रखिएगा किसका है, अगरिया जनजाति का ये लौह शिल्प है। और उसी को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। और अगरिया जनजाति के जो देवता होते हैं उन देवता को क्या कहते हैं, लोहासुर कहते हैं, ध्यान रखिएगा लोहासुर। चलिए, जो धधकती आग की भट्टी में बैठते हैं। अगली बात करते हैं, अब गौंड जनजाति की हम किसकी बात कर लेते हैं, फिर नृत्यों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पहला नृत्य है गौंड जनजाति का, तो ये क्या है, गौंड जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। तो ये आपको पीडीएफ में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा लिखा हुआ, यहाँ समझिएगा ध्यान से। गौंड जनजाति का जो इधर आप नृत्य देख पा रहे हैं वो पहला नृत्य है आपके सामने, इसका नाम है आपका कर्मा नृत्य। क्या है, ये है आपका कर्मा नृत्य। और कर्मा नृत्य ध्यान रखिएगा, इसे लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। तो ये गौड़ जनजाति में प्रचलित है। स्त्री प्रधान क्या है, ये कर्मा नृत्य है। कैसा नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि 2016 में लगभग 3400 लोगों ने जो है एक साथ जो है क्या किया था, ये नृत्य किया था। इसलिए इसका नाम जो है गिनीज बुक रिकॉर्ड में जो है इसको दर्ज कर लिया गया था, क्योंकि इतने लोगों ने किसी और नृत्य को एक साथ नहीं किया हुआ था। तो कर्मा नृत्य जो है वहाँ पर दर्ज किया गया है। ये जो प्रमुख है इसमें वाद्य यंत्र है, कौन से मतलब वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गायन के लिए तो मांदर का प्रयोग किया जाता है। ये व्यक्ति जो ढोल जैसा बजा रहा है इसी को क्या कहते हैं, मांदर कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, मांदर है। स्त्री प्रधान नृत्य है और ये प्रकृति से भी ध्यान रखिएगा जुड़ा हुआ है। शायद जो आपका मुझे इतनी गहराई नहीं इस नृत्य में, जो महिलाओं में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रजो निवृत्ति धर्म को लेकर के जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित भी कई लोग जो है इसे मानते हैं। तो ये महिलाओं के जो है प्राकृतिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ किताबों में मिलता है। और ये जो है कर्म देवता के सम्मान में जो है ये किया जाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। किसमें प्रचलित है, मुख्यतः गौंड जनजाति में जो है यह प्रचलित है। चलिए अगले नृत्य की बात करते हैं, और अगला नृत्य हमारे पास में सैला नृत्य। तो सैला नृत्य, हालांकि भाई इसमें देखेंगे तो ये क्या कर रही हैं, महिला नृत्य कर रही हैं। और ये जो है कोई भाई साहब नृत्य कर रहे हैं, दीदी नृत्य कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है मुख्यतः पहाड़ों में किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य से बताया गया है किताबों में। अब सैला शब्द जो है ये किससे बना हुआ है, सैल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सैल से। और सैल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पत्थर होता है। क्या होता है, सैल का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। शायद इसी में जो है, तो सैला के नाम पर पत्थर, पहले पहाड़ों में इसकी शुरुआत हुई थी इसलिए इसे सैला कहा गया था, और पुरुषों द्वारा किया जाता है, वर्तमान में सभी जगह पर होता है। चलिए अगली बात करते हैं भड़ौनी नृत्य की। तो भड़ौनी नृत्य यूँ समझिएगा भाई, अब फोटो नहीं इसकी मिली हुई थी, मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया है लेकिन मिली नहीं हुई है। भड़ौनी नृत्य क्या होता है, जब विवाह होता है, क्या होता है, विवाह होता है, विवाह में जो क्या बनाया जाता है, मंडप बनाया जाता है, मंडप बनाया जाता है। और ये मंडप जो है मैंने किसी घर का बनाया हुआ है, लड़की के घर का बनाया हुआ है, जहाँ पर भावें पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो जब क्या होता है, कलेवा के लिए लोग खाने के लिए जाते हैं, तो खाने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए भाई सब खाने के लिए गए हुए हैं सभी लोग। तो जो वहाँ की फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो भी जो है यहाँ पर बैठ जाती होती हैं, बैठती हैं। और बैठने के बाद ये एक मतलब अपने गायन के रूप में क्या करती हैं, इनको जो है गालियाँ देती हैं। याद रखिएगा, एक मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब लड़ाई वाला सूचक नहीं होता है ये, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में होता है ये। तो उसी को जो है यहाँ पर नृत्य करते हुए कुछ गायन किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, भड़ौनी नृत्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मंडप में ये किया जाता है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अगर आप मतलब इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं भाई, ऐसा नहीं आप भारत से बाहर के तो नहीं है, बुंदेलखंड की हैं, सभी चीज़ें जो है आप देखते हैं, समझते होंगे। बिरहा जो है, बिरहा नृत्य भी जो है गौंड जनजाति में प्रचलित है, और खासतौर से बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ये बिरह वेदना का नृत्य है। कैसा है, बिरह वेदना का। कोई फिल्मी गाना आपने सुना ही होगा, मुझे भी याद आ जाए अगर, जैसे कि क्या है भाई, वो अक्षय कुमार का गाना है कि हमने तो तन्हा उम्र गुजारी, ऐसा मतलब विरह का ये गाना है। मतलब वियोग जब हो जाता है, मतलब जो लोग नहीं मिल पाते हैं प्रेम में, तो वो जो है विरह में जो है ये गाना गाते हुए नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। हालांकि वर्तमान में तो
कुछ और भी होता है, ठीक है। तो ये वियोग के संदर्भ में नृत्य है। वियोग श्रृंगार का जो है ये उदाहरण है। मैंने शॉर्ट शब्द लिखा हुआ है, सिंपल से मतलब है इसका कि अपनी प्रियतम के, इसकी अगर मैं शुद्ध भाषा की बात करूं तो एक जो प्रियतमा होती है, प्रियतमा शब्द इसमें प्रयोग लिया गया है। प्रियतमा स्त्री के लिए है और जो प्रियतम है ये शब्द जो है पुरुष के लिए है। तो प्रियतमा द्वारा जो है प्रियतम के विरह में जो है ये नृत्य किया जाता है और बिरहा गायन भी किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहरवा नृत्य, केहरवा भी मिलता है, कहरवा भी मिलता है। ध्यान रखिए केहरवा नृत्य जो है यह जो है गौड़ जनजाति में प्रचलित है। और जब क्या होता है, विवाह होता है और विवाह के बाद क्या होता है, लड़का जो है लड़की को क्या करा के लाता है, विदा करा कर के लाता है। विदा करा कर के लाता है तो जब नवीन वधू जो है वो घर में आती है तो उस समय पर जो है यहाँ पर नृत्य होता है घर में। तो उसी को जो बारात की वापसी पर, यानी कि जो बहू की विदा करा करके लाई जाती है, तो उसी समय पर ये नृत्य होता है, उसे क्या कहते हैं, केहरवा नृत्य कहते हैं। अगला होता है सजनी। सजनी नृत्य ध्यान रखिएगा, ये जो है ऐसा मत समझिएगा कि मतलब जो है उनसे दाम्पत्य जीवन से संबंधित होगा। दाम्पत्य जीवन से संबंधित नहीं है, मतलब पति पत्नी संबंधित न होकर इसमें जो है समधेन और समधी जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के नृत्य करते हैं। तो उस नृत्य को क्या कहा जाता है, गौड़ जनजाति में समधेन समधी नृत्य या सजनी नृत्य कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है सुगा नृत्य। तो जो सुगा नृत्य होता है जो सुगा नृत्य होता है तो वो जब धान की फसल पक जाती है गौड़ जनजाति के लोगों के खेतों में, तो उस समय पर जो है बाली आ जाती है। हर धान की फसल में क्या होती है, बाली आ जाती है। तो ये क्या करते हैं, मतलब कि एक गाना गाते हैं। ये सुगा तोता जो होता है, तोता के जो है गाना गाते हैं। संभवतः इनका मकसद ये होगा कि मतलब ये गाने के माध्यम से उसको जो संबोधित कर रहे होंगे, भाई जो है तू फसल मत खा जाना, बहुत मेहनत से जो है हमने पकाई हुई है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है तोतों की इसमें पूजा की जाती है और खाना बनाया जाता है, डांस भी होता है और फिर जो है गायन भी किया जाता है। उन तोतों के लिए गीत गाए जाते हैं। तो आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो कितना अच्छा मतलब सांस्कृतिक जीवन है। मतलब कभी कभी लगता है भाई हम कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। तो इन सांस्कृतिक जीवन जीने का हमें जो है क्या होता है भाई, स्टूडेंट की लाइफ में जो वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में आप जानते हैं पता ही नहीं चलता है कि कब जो है 15 साल से हम जो 25 साल के हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, इतना सटीक समय निकल जाता है। एक प्रतिस्पर्धा की और भौतिकता की दुनिया में हम भी जी रहे हैं। हमारी संस्कृति जो है मानव का संपूर्ण विकास करने वाली संस्कृति है कि यहाँ पर एक डांस के रूप में देखते हैं। आप जानते हैं कि डांस जो है महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है जीवन में महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे संस्कृति में इतने डांस है कि आप इनको कर करके जो है खूब एक्सरसाइज कर सकते हैं और तन मन धन से जो है खुश रह सकते हैं। ऐसी संस्कृति है हमारी। पर आजकल विज्ञान की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में जो है इनको सबको महत्व नहीं मिल पाता है। ये हालांकि तो जब आप जैसे लोग जो है सीखेंगे और समाज में जाएंगे जो है बड़े बड़े अधिकारी बन करके, तो आप जो है उनका क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे अपने समाज का कि भाई हमारी संस्कृति में कुछ है। और उनको जो ऐसी संस्कृति को मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, अगर आपको जीवन में ऐसा अवसर मिलता है तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है हमारे, उनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और जब भी मतलब उन्हें सम्मानित कीजिएगा। क्या होता है कि हमारी संस्कृति को लोग सम्मानित नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों से लोग पढ़ लिख करके आते हैं और क्या करते हैं वो कि अधिकारी बनने के बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों को महत्व ही नहीं देते हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति जो है डांस कर रहा है, अगर इसको पद्मश्री के लिए प्रमोट किया जाए तो फिर गांव के सभी लोग प्रमोट होंगे। कबीर सम्मान दिया जाए, कालिदास सम्मान दिया जाए, तो ऐसे जिन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए बड़ी बड़ी सभाओं में, तब जो है संस्कृति जिंदा रहेगी। क्योंकि ये मनोरंजन का भी साधन है, रोजगार का भी साधन है। तो इसे बहुआयामी विकास के रूप में देख करके करना चाहिए। चलिए खैर बात करते हैं दिवाली नृत्य। आपको याद हो दिवाली के अवसर पर मैंने आपको जो एक वीडियो भेजा हुआ था ग्रुप में, तो उसमें भी अगर देखा होगा तो उसमें कई लोग डंडा लेकर के क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। अहीर यादवों द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर जो है पाल समाज करता है, तो डंडा लेकर के नृत्य किया जाता है दिवाली के समय पर। इसमें जो है ये जो लाठियाँ जो है एक दूसरे से लड़ाई जाती हैं कलाकारी के साथ में। तो वो वीडियो देखिएगा, अभी भी वो जो मेरे हिस्टोरिकल अड्डा वाले चैनल में होगी, उसमें डली होगी, तो वहाँ पर भी उसे देख सकते हैं। तो ये है दिवाली के समय पर किए जाने वाला। हमारे यहाँ पर मौनिया नृत्य भी होता है इसके साथ में। तो ये क्या हो गए, गौड़ जनजाति के जो है प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। अगली बात करते हैं गौड़ जनजाति में कौन कौन से गायन किए जाते हैं, गीत कौन कौन से प्रचलित हैं। तो गौड़ जनजाति के गीतों में देखेंगे तो एक रामायणी गीत है। इसमें भगवान राम को महत्व न दे करके जो है लक्ष्मण जी को जो है क्या दिया जाता है, उनके बारे में, उनकी वीरता का बखान किया जाता है इस गायन में। तो लक्ष्मण जी को जो है इसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है रामायणी गीत में। पंडवानी गायन है, कई बार प्रश्न पूछा होगा। पंडवानी गायन जो है किस जनजाति में प्रचलित है, तो गोंड जनजाति में। और इसकी एक बहुत फेमस कलाकार हैं, क्या नाम है, तीजन बाई जो है इसकी क्या है, बहुत फेमस कलाकार है तीजन बाई जो है। पंडवानी गायन की जो है बहुत फेमस कलाकार है।
हैं। तो इसमें जो है महाभारत के भीम को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अर्जुन को नहीं। तो उसके भीम की जो है मतलब प्रशंसा के पूर्व में जो है इसमें गीत गाए जाते हैं। चलिए, झूमा झूमर गीत जो है, झूमा झूमर गीत है, यह भी जो है एक प्रकार का प्रेम गीत है जो कि गौंड जनजाति में प्रचलित है। नहडोरा जो है, विवाह में जब दूल्हा तैयार होता है तो नहडोरा जो है एक गीत है। नहडोरा गीत अगर आपसे पूछे तो देखिएगा, ये जो ये शब्द है ना, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा पूछे नहडोरा किस में प्रचलित है, तो भाई गीत भी है, तो ये सीधा जनजाति बता देना कि इसमें प्रचलित है। नहडोरा एक प्रकार का गीत है, और यह जो है जब विवाह में दूल्हा जो है निकासी के लिए तैयार होता है तो महिलाओं द्वारा उस टाइम पर इस गीत को गाया जाता है, नहडोरा गीत को। फाग गीत, अब फाग गीत देखिएगा, ये समानता होली के समय पर होता है, लेकिन जो बुंदेलखंड में फाग होती है, ध्यान रखिए, जो बुंदेलखंड में फाग होती है उसे क्या कहते हैं, चौकड़िया फाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चौकड़िया फाग कहते हैं। और यहाँ भी होली के समय पर ही होती है। जैसे कि क्या आप लोग मतलब फाग जो है सुनी हुई है, तो हमारे यहाँ का जो मतलब बहुत फेमस ये हमारे गांव में भी लगभग सब गांवों में होता होगा। तो मैं भी इसको जो है सुनता रहता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो मेरी सुनने की जो है ज़्यादा रुचि रहती है, तो मैं अक्सर सुनता हूँ। तो फाग जो है एक प्रकार का गीत है, और इस गीत में जो है बहुत सारे कई बार जो है फिल्मी रूप में भी इसे गा दिया जाता है, मतलब कि, लेकिन इसमें जो है सबसे ज़्यादा नैतिकता को महत्व दिया जाता है। नैतिकता को जो है गायन के रूप में दिखाया गया है। साथ ही साथ जो शंकर जी का विवाह भी जो इसमें गायन के रूप में गाते हैं। जैसे कि अ, मैं भी जो ऐसे कभी कभी एक नैतिकता के रूप में इसे सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सीखी नहीं हुई है। मैंने सीखी है एक, मैं अभी बता देता हूँ कि कहते हैं कि मतलब मैं जो सीखी है उसको गा रहा हूँ कि गुरु की कृपा से हम चलें सिद्ध हों सब काम। और ऐसी कुछ पंक्तियां हैं, गुरु की कृपा से हम चले सिद्ध हों सब काम। और ऐसे थोड़े से उस शैली में नहीं मैं गा पा रहा हूँ कि जिसका रुपया 2 रुपया लेना उसका पाई पाई कर देना, ऐसी नेत नहीं कर लेना कि नहीं देना, घर में हो दाना दो दाना उसको बड़े प्रेम से खाना। मतलब इस प्रकार से जो है एक नैतिकता के रूप में इसे गाया जाता है। तो ये जो है फाग गीत है। मैं इंटरव्यू के लिए इसे तैयार कर रहा था कि मतलब इंटरव्यू में जब मेरी हॉबी पूछी जाएगी तो मैं सांस्कृतिक गायन कहूँगा, तो फिर उसमें जो है फाग गीत दिया जाता है, बुंदेलखंड का एक फेमस है। तो कहीं मुझसे पूछ न ले तो मैं सीखता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ। तो ये है फाग गीत। चलिए अब बात करते हैं हम गौंड जनजाति को जो है क्या है ये, गौंड जनजाति के त्योहारों की हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें जो है त्योहार प्रचलित हैं। अभी तक हमने क्या देखे, उनके नृत्य देखे और गायन देखे। चलिए अब जो है हम इनके त्योहार देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मढ़ई उत्सव। तो गौंड जनजाति कौन सा है, ये मढ़ई उत्सव है। ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया कि मढ़ई उत्सव जो है किस जनजाति में प्रचलित है। मढ़ई उत्सव ये गौंड जनजाति में, जिस प्रकार से हम दिवाली को महत्व देते हैं, याद रखिएगा, तो उसी प्रकार से मढ़ई को जो है, जिस प्रकार से हम दिवाली में महत्व देते हैं, जिस प्रकार से भील जनजाति जो है भगोरिया को महत्व देता है, उसी प्रकार से जो है गौंड जनजाति मई को महत्व देता है। ध्यान रखिए, तो खुशियों का पर्व है। कैसा है, खुशियों का पर्व है। और इसमें जो है अच्छी कामना की जाती है कि भाई हमारी क्या हो, अच्छी फसल हो, अच्छी फसल हो, और जीवन कैसा रहे, हमारा जीवन जो है खुशहाल रहे, ऐसी जो है कामना की जाती है। तो खुशियों का पर्व, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर दीपावली होती है, भीलों में भगोरिया होता है। तो ये क्या है, मढ़ई उत्सव है। लारू काज, ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, लारू काज उत्सव किस जनजाति में प्रचलित है, तो गौंड जनजाति में प्रचलित है। यह जो है भगवान नारायण देव के सम्मान में जो है मनाया जाता है। किसके, नारायण देव के सम्मान में जो मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसे सुअर के विवाह का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि भाई साहब का पहले क्या है, इसका जो है विवाह होता है। क्या होता है, सुअर का जो है इसमें विवाह होता है, और बाद में सुअर की जो है क्या कर दी जाती है, बलि चढ़ा दी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, लारू का उत्सव कहते हैं। भगवान नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है, सुअर की इसमें बलि दी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं नवाखानी। तो नवाखानी ये जो है जब धान की इनकी फसल जो है क्या हो जाती है, पक जाती है, तो इसे धान की फसल का मतलब एक कृषि से संबंधित त्योहार है। नई फसल के आगमन पर मनाया जाता है, वो धान की फसल होती है। अगली बात करते हैं बिदरी पर्व। एक बार अभी पूछा गया है बिदरी पर्व। तो बिदरी को शुद्ध रूप में आप जानते हैं, बादल कहते हैं, बादल। तो बादल से संबंधित ये पर्व है। और इस त्योहार में जो है सभी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में से बताता हूँ ताकि जो है कभी भूले ही ना आपको। जो बिदरी पर्व होता है तो सर्वप्रथम किससे जुड़ा हुआ है, गौंड जनजाति का एक पर्व है, और वर्षा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, वर्षा से संबंधित होता है। तो गांव के जो पंचायत होती है गौंड जनजाति की, पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं या भोई बोलते हैं, मांझी देशमुख है। वो क्या करते हैं, सभी लोग में गांव में ढिंडोरा पीटा जाता है, मतलब नगाड़ा पहले बजाया जाता है कि भाई कल बिदरी पर्व मनाने वाले हैं। तो गांव के सभी लोग क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं। और आने के बाद में जो है एक यहाँ पर
मुर्गा रख दिया जाता है। आने के बाद में यहाँ पर भाई मुर्गा कैसे बनाऊँ, जो है यहाँ पर मुर्गा रख दिया जाता है। चलिए मुर्गा है मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मुर्गा रख दिया जाता है, और मुर्गा रखने के बाद में सभी लोग घर से क्या लाते हैं, बीज लाते हैं। क्या लाते हैं, बीज लाते हैं। जैसे जो खरीफ की फसल में जो बोया जाता है, जैसे कि मूंग, उड़दा, मूंगफली, जो भी बोते होंगे, मोटा अनाज, मक्का, मकाई, बजरा, ये सभी लोग जो है लेकर के आते हैं और इसे मुर्गे के पास में रख देते हैं। सभी लोग, मान लीजिए कुछ लोग यहाँ से आए, कुछ लोग यहाँ से आए, सभी लोगों ने रख दिया, ठीक है। तो बाद में जो है ये बीज पूरा मिक्स कर दिया जाता है और इस मुर्गा को जो है बलि चढ़ाया जाता है। फिर सभी लोग जो उस मुर्गा को खाते हैं, प्रसाद के रूप में खाते हैं, और थोड़ा थोड़ा बीज जो है यहाँ से अपने घर में ले जाते हैं और इस बीज को ले जाकर क्या करते हैं, बोते हैं। और वो बीज मतलब ऐसा नहीं हो, पवित्र बीज हो जाता है, फिर मतलब पूजा हुआ बीज है, उसी को बोते हैं और फिर उनकी फसल होती है बढ़िया। तो ये क्या होता है, बिदरी पर्व होता है। और इसमें ऐसा होता है कि मतलब अच्छी वर्षा होगी, अच्छी फसल होगी, ठीक है। तो ये जो है पर्व है, कौन सा पर्व है, बिदरी पर्व। सिंपल आपसे पूछा जाएगा बिदरी पर्व किस जनजाति में प्रचलित है, बस कुछ नहीं। तो समझने के लिए इतना सब बता रहे हैं ताकि जो है एक शब्द आपका याद रहे, अन्यथा शब्द शब्द याद करेंगे वो कोशिश की होगी आपने, भूल जाते हैं वो। बकबंधी पर्व है, आप ध्यान से समझेंगे बकबंधी पर्व को, जो है बहुत अच्छा माना जाएगा इसको भी समझने में। बकबंधी पर्व जो है, तो बक का मतलब क्या है, बक का मतलब जो है एक धागे से है, एक धागे से है। और बंधी का मतलब क्या है, बांधने से है। तो और ये धागा कहाँ से आता है, तो इस वृक्ष की जड़ों को कूट करके बनाया जाता है। इस वृक्ष की जड़ें, इस वृक्ष का नाम क्या है, पलाश वृक्ष नाम है। क्या नाम है, इस वृक्ष का नाम है पलाश। तो पलाश वृक्ष की जड़ों को क्या है, लाता है, कौन लाता है, ध्यान रखना, बैगा जनजाति के लोग लाते हैं। प्रचलित किस में है, गौंड जनजाति के लोग में, तो अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा। बैगा जनजाति के लोग लाते हैं और इस जड़ में जो है हल्दी मिलाते हैं। क्या करते हैं, हल्दी मिलाते हैं। और इस जड़ को जो है अपने जो उसमें भी थैला वैला में डाल करके हर गौंड भाई के, मतलब हर गौंड जनजाति के हर घर में जाते हैं और उनके हाथ में जो है ये धागा क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। बाद में यह गोंड जो है इस धागे को जो है अपने खेतों में गाड़ देते हैं। कहाँ पर गाड़ देते हैं, अपने खेतों में। तो कई लोग इसे प्रकृति का बंधन भी कह देते हैं। और अभी इसे और समझते हैं, ऐसी परंपरा क्यों विकसित हुई। अब इसमें दो लोग हैं, एक है लिंगा देव। तो लिंगा देव कौन है, ये गौंड जनजाति के भगवान हैं, गौंड जनजाति के जो है देवता हैं लिंगा देव। और जो नागा बाबा हैं ये किसके हैं, बैगा जनजाति के जो देवता हैं। तो लिंगा देव के पास में एक बार जो है ऐसा समय आया कि इन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कौन सी परीक्षा, अग्नि परीक्षा। तो उस अग्नि परीक्षा में जब बैठ रहे थे लिंगा देव, तब नागा बैगा ने क्या किया था, किसके, लिंगा देव के हाथ में जो है इसी प्रकार का जो है ये धागा बांधा हुआ था। तभी से यह जो है परंपरा चली आ रही है। उम्मीद है आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये कौन सा है, बकबंधी पर्व है, गौंड जनजाति में प्रचलित है। और बैगा जनजाति के लोग जो है क्या करते हैं, गौंड जनजाति के बांधते हैं। अब है आपके पास में हरढिल्ली पर्व। तो हरढिल्ली पर्व मतलब आप जानते हैं कि जब खरीफ की फसल बोई जाती है तो पहले बैलों का प्रयोग होता था, किसान बैलों का प्रयोग करता था। तो जब फसल बो जाती है तो फिर क्या है, बैल और हल को जो है एक जगह ढील दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो बैलों के ये आराम के लिए जो है ये पर्व मनाया जाता है। हरढिल्ली पर्व मतलब जब खेती किसानी का काम खत्म हो जाता है तब के लिए ये पर्व मनाया जाता है। छेरता पर्व आपके बचपन से जुड़ा हुआ खेल है ये। तो ये जो आप देख पा रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कभी न कभी यह पल आपके जीवन में भी रहा होगा। तो हर किसी के जीवन में होता है, दैट इज गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ होती है ये, जो बच्चों में बचपन का टाइम होता है। तो क्या होता है, गोल्डन टाइम होता है अपनी लाइफ का, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद जीवन में कभी ऐसा जो है मतलब कि ना कोई चीज़ की चिंता है, ना कोई टाइम है, ना कुछ है, तो ऐसा कोई कभी समय नहीं मिलता है। हमेशा जो है बिजी रहे जाते हैं हम लोग। तो छेरता पर्व जो है ये गौंड जनजाति में बच्चों का पर्व है। और इसमें क्या होती हैं, दो टोलियां होती हैं। क्या होती हैं, दो टोलियां होती हैं। एक टोली ये है मान लीजिएगा, एक टोली ये है, और एक ये बांस की लाठी ले लेते हैं। और बांस की लाठी के मतलब ये शायद उसमें बैठते होंगे या फिर उसके बगल में चलते होंगे, और उसी को जो जमीन में गड़ा करके ऐसे जो है खींचते जाते हैं, तो इसे छेरता कहते हैं। और शायद उसके पीछे पीछे ये लोग चलते होंगे या फिर कोई प्रतिस्पर्धा होती होगी, या फिर एक गाना भी गाते हैं, छेरता छेरता छेरता, ऐसे गाना भी गाते जाते हैं। तो यही क्या है, छेरता पर्व है, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, मेघनाथ पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेघनाथ पर्व है, अब देखिएगा मेघनाथ कौन है, ये मेघनाथ ध्यान रखिएगा, रावण का बेटा वही, हाँ जी हाँ, रावण वाला मेघनाथ है ये, रावण वाला मेघनाथ है। और गौड़ जनजाति के लोग क्या करते हैं, इसकी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, इनकी जो है मेघनाथ को भगवान मानते हैं, ठीक है। तो गौड़ जनजाति के लोग क्या करते हैं, मेघनाथ को भगवान मानते हैं। तो फिर क्या होता है कि
ये जो है देख पा रहे हैं, इस चित्र को मैं जूम करता हूँ ताकि आप स्पष्टता से समझ पाएँ। ये है आपकी मेघनाथ पूजा हो रही है, यहाँ पर मेघनाथ उत्सव हो रहा है। और इस मेघनाथ उत्सव में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो है एक बहुत बड़ा खंभा लगाया गया है और फिर एक दूसरा खंभा लगा हुआ है और फिर ऊपर देख रहे होंगे कि ऊपर कुछ जो है यहाँ पर एक कुछ ऐसा बंधा हुआ है और एक आड़ी बल्ली लगी हुई है। अब ये कार्यक्रम यहाँ पर हो नहीं रहा है। इस आड़ी बल्ली में एक व्यक्ति को यहाँ पर बांधा जाता है या फिर कोई मतलब बूढ़ी महिला को बांधा जाता है यहाँ पर, और फिर इस बल्ली को जो है गेर गेर जो है इस प्रकार से हम घुमाते हैं। कौन, हम नहीं घुमाते, मतलब ये लोग घुमाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा होता है, तखत टाइप में बैठा होता है यहाँ, और इस यहाँ पर जो नीचे होता है यहाँ पर जो है तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ ओझा बैठ करके मंत्र तंत्र फूंकता रहता है। तो ये उत्सव कौन सा है, मेघनाथ उत्सव होता है। ध्यान रखिए, गौंड जनजाति में प्रचलित है, बहुत फेमस पर्व है, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अन्य त्योहार जो हैं, अन्य त्योहारों में जवारा, ये भी पूछा गया भाई। जवारा जो है वर्ष में 2 बार होता है, क्यों, क्योंकि नवदुर्गा वर्ष में जो है 2 बार आती हैं, तो ये 2 बार होता है। गौंड जनजाति में प्रचलित है, हालांकि ये सामान्य समाज में प्रचलित है। घैला पर्व जो है यह भी वर्षा से संबंधित है। जब अख्ती का टाइम होता है, हमारे यहाँ पर अख्ती बोलते हैं, शायद अखा तीज वही है, अखा तीज अख्ती, तो इसमें जो है 4 घड़े भरे जाते हैं। कितने घड़े, इस प्रकार से जो है घड़े भरे जाते हैं इस प्रकार से, और इन घड़ों को रख दिया जाता है। इसके नीचे जो है यहाँ पर मिट्टी की जो है 4-5 जो है ऐसे मतलब मिट्टी के पार्ट रख दिए जाते हैं और इस प्रकार से रख देते हैं। अब ये घड़ा जो है, नए घड़े भरे जाते हैं। अब ये घड़े से जो है ये जो नीचे मिट्टी रखी हुई है, झूरी सूखी मिट्टी रखते हैं। इस सूखी मिट्टी में जो है जितनी जो है ये इसके पार्ट यानी कि जो छोटी छोटी ये पार्ट होते हैं, जितने भीग जाते हैं, पानी से भीग जाते हैं, ऐसी कल्पना की जाती है कि जो है इतने परसेंट वर्षा होना है। अगर चारों के चारों हिस्से भीग जाते हैं मिट्टी से, तो पूछते समझ लिया जाता है अच्छी वर्षा होगी। अगर 2 भीगते हैं तो कम वर्षा होगी, अगर 1 भीगते हैं तो सूखा पड़ेगा। उस हिसाब से क्या किया जाता है कि बोनी की जाती है, उस हिसाब से जो है फसलों की बोनी की जाती है। इसे क्या कहते हैं, घैला पर्व कहते हैं। मांडवारा भी जो है ये, मांडवारा भी किससे संबंधित है, गौंड जनजाति का पर्व है। और ये जो है विवाह में मंडप बनाते समय जो है ये त्योहार विवाह के मंडप से संबंधित है, तो ये मांडवारा बोले, ये है इनके पर्व है। अगली बात करते हैं गौंड जनजाति के धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन में तो देखेंगे आप, ये है मान्यता, इसे मतलब आराम से देखिएगा, आज मत लिखिएगा, थक जाएंगे, कल लिखेंगे, इस क्लास को जो है आप कल लिखना। गौंड जनजाति की एक मान्यता है मोस्ट इंपोर्टेंट, सरग्न सैनी, आपने नाम सुना होगा जरूर, वही सरग्न सैनी, मुझे भी अच्छा लगा था ये, मतलब हमारे यहाँ पर पहले सुनते बसते, तो आज थोड़ा सा गहराई में पढ़ लिया। इनकी ऐसी मान्यता होती है कि भाई जो लोग क्या कर लेगा, ए, मतलब जो जो महिला या पुरुष क्या कर लेगी, अपने बच्चे को देख लेगी, बच्चे को देख लेगी, फिर बच्चे के बच्चे को यानी कि अपनी नाती को देख लेगी, फिर जो है एक को और देख लेगी, पनाती को, ऐसे 3-4 लोगों को, 3-4 पीढ़ी के लोगों को अगर देख लेगी, उसकी डेथ नहीं होगी, तो फिर उसको क्या मिलेगी, कई लोग कहते हैं सोने की नशेनी मिलेगी, तो कई लोग कहते हैं सरग नशेनी मिलेगी। सरग नशेनी मतलब स्वर्ग में जाने के लिए नशेनी मिलती है, ठीक है। तो ऐसी मान्यता रहती है। तो सरग सैनी की मान्यता मूलतः किसमें है, गौंड जनजाति में है। सरग से मतलब है स्वर्ग से है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब भगवान के यहाँ जाने पर जो है नशेनी मिलेगी। तो चलिए, बचपन में हम भी इसको जो है बहुत सुना करते थे। हमारे यहाँ पर जो एक दादाजी थे, वो 125 साल के हो चुके थे, और उसने जो है क्या किया था कि अपने बेटों को देख लिया, और बेटों को यानी कि नाती को देख लिया, पनाती को भी देख लिया, लेकिन वो एक और देखना बाकी था, तो सबको ही ऐसा कह रहा था। तो चलिए अगली बात करते हैं, इनके प्रमुख देवता देखते हैं। गौंड जनजाति में बहुत देवता हैं, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, प्रमुख देवता और अन्य देवता ध्यान रखेंगे। प्रमुख देवता में जब आपसे पूछा जाए तो 3 प्रमुख देवता हैं, एक दूल्हा देव हैं, एक लिंगा देव हैं, और एक ठाकुर देव हैं। और भील जनजाति के जो प्रमुख देवता कौन थे, तो उसमें देखा था हमने बहुत से देखे थे। बाब देव देखा था, जो वर्षा से संबंधित थे, भीलट बाबा थे, और वहाँ पर देखा था महादेव जो है मूल देवता थे वहाँ के। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो इनके सबसे शक्तिशाली देवता हैं वो कौन है, लिंगा देव हैं, ध्यान रखिए। लिंगा देव कोई और नहीं है, ये महादेव का ही एक क्या है, अंश है, ध्यान रखिए, महादेव का ही दूसरा रूप है लिंगा देव। तो लिंगा देव को जो क्या करते हैं, गौंड जनजाति के लोग सबसे शक्तिशाली देवता मानते हैं, दूल्हा देव को सबसे मुख्य देवता मानते हैं, और ठाकुर देव को जो है अपने गाँव का देवता मानते हैं, याद रखिएगा। तो 3 देवता जो है आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, अन्य देवताओं में देखें तो अन्य देवताओं में है, इनमें नारायण देव है, जो कि घर में जो है किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देते, उसे रक्षा करते हैं। और नारायण देव के सम्मान में ही कौन सा उत्सव होता है, लारू का जो उत्सव होता है, जिसमें जो है सुअर की बलि दी जाती है। अगली बात करते हैं बूढ़ी माई।
तो बूढ़ी माई ये वही माता हैं जो मतलब चेचक हो जाता है, छोटी माता बड़ी माता जो आपके दाने दाने शरीर में पड़ जाते हैं, तो उनको ठीक करने वाली माता है बूढ़ी माई। और मरही माता ध्यान रखिएगा, हैजा और प्लेग नाम की बीमारी ठीक करने वाली माता कौन सी हैं? गौड़ जनजाति में मरही माता हैं। चलिए, ये शब्द आपने सुने होंगे, तो मैं जो है और थोड़ी सी इनको, ताकि आप तार्किक बन सके, चीज़ों को समझें, इनको जो है जोड़ा हुआ है। इसका मतलब, चलिए अब गौड़ जनजाति की आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति में है तो आप बताएंगे कि गौड़ जनजाति की जो प्रमुख व्यवसाय है, लगभग सभी जनजातियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है, लेकिन बैगा को अलग देखेंगे हम। इनकी कृषि को क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कीजिए। और जो भील जनजाति में हमने पढ़ा था, तो उनकी जो कृषि होती थी उसे क्या कहते थे हम? चिमाता कहते थे। भील जनजाति की स्थानांतरित कृषि को चिमाता, गोंडों की बारी कहलाती है। अब इनकी कृषि दो प्रकार की होती है। एक, जब वो खरीफ की फसल करते हैं तो उसे सियारी कहा जाता है, जब रबी करते हैं तो उसे उन्हारी कहते हैं। और जब इनका अनाज निकलता है, जो मतलब खेती करने के बाद में, तो उसे जिस भंडार गृह में रखते हैं उसे लिलार कोठी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिलार कोठी, जो अनाज संग्रह होती होती है। अब बात करते हैं गोंडी भाषा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। जो गोंडी भाषा है, इसे वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने क्या किया है? शामिल किया है। और पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना 1968 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र और प्रथम भाषा है जनजातियों की जो पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल की गई है। ये क्या हुआ? हमारा गौड़ जनजाति का टॉपिक हुआ। अब जो है इससे कुछ महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है, शांति से देखेंगे, निश्चित रूप से आपसे बन जाएंगे। अबूझ माड़िया जो है किस जनजाति की उपजाति है? तब आपका जवाब मुझे लगता है बहुत आसानी से निकल आएगा कि अबूझ माड़िया जो है गौड़ जनजाति की एक उपजाति है। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी। अगली बात करते हैं जनजाति डॉट डॉट जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, जो सभी जिलों में पाई जाती है। तो समूह पूछा गया, सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है आपका? ये आपका गौड़ जनजाति समूह है, जो मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले में और विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत में देखने को मिलती है। गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? प्रोफेसर श्यामचंद्र दुबे ने किया था। पांडो भूमिया भूहार किसकी उपजातियां हैं? देखिएगा, ये हमने छोड़ दिया है, भूमिया मैं जो है कराना चाहता था, ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये किसकी हैं? सभी की सभी उपजातियां, 50 से ज़्यादा उपजातियां हैं। जब भी आपको समझ में ना आए ना कि किसकी उपजाति है, तो गोंड की लगा देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजातियां यही की है, बाकी की हम पढ़ लेंगे। जब समझ में ना आए किसकी है, तो गोंड की लगा देना। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? गोंड की उपजातियां हैं। ये सभी की सभी किसकी हैं? गोंड की, सॉरी, गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। अगला है हमारे पास में कि गौड़ जनजाति अपने को क्या मानती है? कोयतूर कहना जो है अपने आप को क्या करते हैं? पसंद करते हैं, कोयतूर। किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो देखिएगा, इसमें जो गौड़ जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है, यही हो जाएगा उत्तर। लमझाना भी इसे कह देते हैं। अगली बात करते हैं, जनजातियों जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करती है। तो घोटुल क्या है आपसे पूछा गया। क्षेत्रीय सेवा को, विवाह की स्वीकृति को, युवा संगठन को, परंपरावादी नेता को। तो नेता इतना नहीं, विवाह की स्वीकृति को जो है स्वीकार करती है, कि जिसके मध्य में जो है घोटुल हो जाता है तो उसको विवाह कराना पड़ता है। बिरह किस आदिवासी जनजाति की महिला का लोकप्रिय लोकगीत है? तो बिरह गायन जो है, बिरहा, इसी को कहते हैं। तो गौड़ जनजाति का है, जिसमें जो है वियोग रस में जो है नृत्य किया जाता है। अगली बात करते हैं, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो गौड़ जनजाति में हमने देखा था कि उभरी हुई मिट्टी से संरचनाएं बनाई जाती है। गौड़ जनजाति की प्रमुख देवता कौन से हैं? बुद्धा देव, बुद्धा नहीं, बूढ़ा होगा, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, दूल्हा देव और लिंगा देव। ध्यान रखिएगा, सभी जो है इससे क्या हो जाएंगे? देवता हो जाएंगे। मैं शुद्ध लिख देता हूँ। एक जो है बूढ़ा देव है, एक जो है इनके क्या है? दूल्हा देव हैं, और एक कौन से थे? ठाकुर देव थे। तो तीनों जो है इनके क्या है? प्रमुख देवता हैं। और देखिए तो नारायण देव थे, यही जो है आपको, और एक लिंगा देव, लिंगा देव। तो ये क्या है? इनके जो है सभी देवता हैं। चलिए अगली बात करते हैं, मांडवारा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गौड़ जनजाति का है, विवाह के मंडप से संबंधित है। गोंडी बोली के लिए प्रमुख लिपि कौन सी है? तो देखिए, नवीन प्रकार का प्रश्न है, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत की जितनी भी बोलियां हैं, भाषा हैं, सभी लगभग जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अगली बात करते हैं, घैला और बीनड़ी त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो घैला आपको अभी हमने पढ़ा हुआ था, तो घैला या बीनड़ी की जगह पर शायद बिदरी होगा, है क्या होगा? बिदरी पर्व होगा। तो ये किसके पर्व हैं? तो आप क्या बताएंगे? गौड़ जनजाति के हैं। अब देखिएगा,
ये जो है प्रश्न आपके लिए है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी प्रकार से जो है हर दिन अब जो है एक प्रश्न आपके लिए आएगा, उसका जवाब आपको जो पिछली क्लासों पर आधारित होगा, जो हम पिछली क्लास करेंगे। मध्य प्रदेश की भील जनता द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है, आपको ये बताना है। चलिए आप जो है, और अब इनका गहराई से बहुत ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, लगभग 50 प्रश्न देखना चाहते हैं, तो आप टेस्ट दीजिएगा, उसमें जो है लगभग डीप प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।